हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ। इस स्टोरी में कभी पास्ट दिखाया जाएगा, कभी फ्यूचर दिखाया जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब हमें पहले एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारी फीमेल लीड मिंजू दिखाई जाती है जो बुक स्टोर चला रही होती है। उसको बाहर से एक लड़का खड़े होकर देखने लगता है जिसका नेम जियोंग है, जो हमारे इस ड्रामा का सेकंड मेल लीड होने वाला है। अब जब वो बाहर से देख रहा होता है उसको इस तरह देखते देखकर सिहोन मेल लीड कहने लगता है कि तुम कब तक इस तरह उसको बाहर से देखते रहोगे, चलो हम अंदर चलते हैं। ये कहकर उसको भी शॉप में ले जाता है, पर वो तो सॉन्ग सुन रही होती है और जल्दी से उनका वेलकम करने लगते हैं, पूछने लगती है कि आपको क्या चाहिए। पर जैसे इन दोनों की तरफ देखते हैं तो वो फौरन से अपना मुंह नीचे कर लेती क्योंकि इनसे आंखें नहीं मिला पा रही होती। सिहोन उसे पूछने लगता है कि तुम हमारी क्लासमेट हो ना, तो वह कहने लगती है कि हाँ मैं तुम लोगों की क्लासमेट हूँ। तो सिहोन कहता है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, थोड़ी सी ठीक हो जाओ ना, हमसे ठीक से बात करो। अब वो जो सॉन्ग सुन रही थी उसका सॉन्ग सुनकर सिहोन उससे पूछने लगता है कि ये कौन सा सॉन्ग है। जब वो उस सिंगर का नेम बता रही होती है तो सिहोन को समझ नहीं आ रहा होता, वो बहुत ही ज्यादा उसके क्लोज जा रहा होता है जिससे मिंजू काफी नर्वस हो गई थी। पर जियोंग उसे रोकते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या सिंगर के बारे में नहीं पता। तो वह कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता। तो वह कहता है कि तुम्हें पता ही क्या है। तो वो उसे कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं इसी का एक एल्बम ले लेता हूँ और सुन लूंगा जाकर। वो जब एल्बम लेने के लिए जाता है तो उसको वो एल्बम नहीं मिलता। तो वो उससे आके पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी उस सिंगर का एल्बम नहीं है। तो वो चेक करने लगते और बताते हैं कि नहीं, वो सभी सेल हो चुके हैं। क्यों ना आप मुझे अपना नंबर देते और नाम बता दे, जैसे वो एल्बम आएगा मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। सिहोन उसको जल्दी से अपना नंबर लिख कर देने लगता है, पर उसको अपने दोस्त का याद आता है कि जियोंग उसको लाइक करता है। तो वो जियोंग से कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए बुक लेने के लिए तुम आ जाना और नंबर भी तुम ही लिख दो। जियोंग तो मना कर देता है नंबर लिखने से, कहने लगता है कि ये काम तुम्हारा है तो तुम ही नंबर लिखो। अब इसी वजह से सिहोन को अपना नंबर लिखना पड़ता है। अब दोनों जब शॉप से जाने लगते हैं तो मिंजू भी उन्हें जाते हुए देख रही होती है। अब हमें फ्यूचर वाली मिंजू दिखाई जाती जिसका फ्यूचर में नेम मिंजू नहीं था बल्कि हान जुन था। वो एक कंपनी में जॉब करती होती है जहाँ पर उसकी कुलीग्स वगैरह उसके पास आकर उससे बात कर रही होती है। इतने में मीटिंग का टाइम हो जाता है तो वो भी मीटिंग के लिए चली जाती है। मीटिंग करने के बाद जब वापस आती है तो उसकी कोलीग्स नोट करती हैं कि वो काफी प्यारी लग रही है। देखकर सभी उसे पूछी होती कि तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो, क्या तुम डेट पर जा रही हो। तो हांजुन उन्हें बताने लगते हैं कि मैं जिसके साथ डेट पर जा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इसलिए मैं ऐसा तैयार हुई हूँ। तो वो कहने लगते है कि अब तो मैं जेलस हो रही हूँ, चलो ठीक है तुम जाओ। पर पता लगता है कि वो डेट कहीं और नहीं बल्कि चर्च में थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड योनजुन की डेथ हो गई थी और डेथ को भी 1 साल गुजर चुका था। और उसी के बारे में जब चर्च में बातें चल रही होती है तो उसको भी अपना पास्ट योनजुन के साथ गुजारा हुआ याद आ रहा होता है, जिसमें जब वो योनजुन के पास गई थी कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, पर योनजुन इस बात के लिए नहीं मारा होता। तो वो उसे कहने लगती है कि 1 साल के लिए तो सिर्फ जा रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। योनजुन कहने लगता है कि ऐसा कर लेते कि मैं यहाँ का सारा काम छोड़कर तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क चला जाता हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ जाने दो क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। यही सब बातें सोचने के बाद वो भी चर्च से उठकर बाहर आ जाते, उसे इस तरह जाते हुए वहाँ पर बैठी हुई एक औरत भी देख लेते। वो जल्दी से उसके पीछे जाते और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुमने तो बताया भी नहीं कि तुम यहाँ पर आ रही हो। हांजुन कहने लगती है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैंने यहाँ पर आना है और मुझे नहीं यकीन कि योनजुन की डेथ हुई है क्योंकि उसका नाम पैसेंजर लिस्ट में जरूर था, पर क्या पता उसने किसी तरह अपनी जान बचा ली हो और वो ना मरा हो। वो आंट कहने लगती है कि यकीन तो मुझे भी नहीं आता कि उसको मरे हुए 1 साल गुजर गया है, पर क्या करें कभी कभी यकीन करना पड़ता। उसके हाथों को देखकर वो कहने लगते हैं कि योनजुन ने तो तुम्हें रिंग भी दी थी एंगेजमेंट की, पर वो भी तुम ना पहन पाई। ये बात सुनकर हांजुन पूछने लगती है कि उसने मुझे कब रिंग दी। तो वो बताती है कि जो उसने तुम्हारी बर्थडे के लिए बॉक्स बनाया था उसी में तुम्हारे लिए रिंग थी। हान को तो इस बात का पता ही नहीं था। वो जब घर की तरफ जा रही होती है तो उसको याद आ रहा होता है कि किस तरह उसने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया था बिल्कुल फ्लाइट के निकलने से पहले, और बॉक्स को लेकर इन दोनों में काफी बातें हुई थी। हान उससे पूछी थी कि तुमने ये बॉक्स मेरे लिए बना रहे थे। तो वह कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बारे में पता लग जाए। तो वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे क्या चीज छुपा रहे हो। जब वो उसके बॉक्स को ओपन करके देखते हैं तो काफी अच्छे से बना हुआ था। योन उसे कह रहा होता है कि और भी अच्छे से ओपन करो, पर वो उसको ओपन नहीं करती बल्कि साइड में रखकर उससे बात करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, पर मैं नहीं चाहती कि तुम अपना सारा यहाँ का काम छोड़कर मेरे साथ न्यूयॉर्क चलो। हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, तुम्हें यहाँ पर रहकर पैसे कमाकर एक घर बनाना होगा। योनजुन कहने लगता है कि तुम्हें घर और पैसे की क्यों पड़ी हुई है, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। पर वो कहने लगते है कि नहीं तुम्हें यहीं पर रहना है। योनजुन इस बात से नहीं मारा होता, कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हान कहते कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं न्यूयॉर्क चली गई तो तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी और तुम्हें छोड़ दूंगी, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। ये सारी बातें सुनाकर उसका गिफ्ट वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। हान जब घर पर वापस आती है तो उसी बॉक्स को ओपन करके देख रही होती है, उसमें उसकी रिंग्स वगैरह पड़ी थी और भी काफी ढूंढती है कि कोई और जगह होगी, पर जब उसे कोई भी जगह नहीं मिलती तो वो उस बॉक्स को दोबारा से बंद करके रखने लगती है। पर तभी उसकी नजर साइड पर पड़ती है जहाँ पर एक छोटी सी जगह बनी हुई थी। जब उसको
उसको ओपन करके देखते हो तो उसमें कोई भी रिंग नहीं थी। ये देखने के बाद हान बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। अब हमें फिर से मिंजू दिखाई जाती जिसकी स्कूल की बस उससे छूट गई थी। इतने में पीछे से सिहोन और उसका फ्रेंड जियोंग भी आ गए थे क्योंकि वो दोनों स्कूटर से स्कूल जा रहे थे। अब वो उसको देखकर वहीं पर रुक गए थे और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि बस चली गई है। ये देखकर सिहोन कहने लगता है कि तो मेरे साथ बैठ जाओ। तो वो कहते हैं कि क्या स्कूटर पे स्कूल जाना ठीक रहेगा? तो वो कहता है कि हाँ ठीक तो नहीं रहेगा, पर वहाँ पर जाने के बाद हम स्कूटर को छुपा देंगे। ये बात कहने के बाद वो उसको हेलमेट तो देता है पर कहने लगता है कि तुम जियोंग के साथ बैठ जाओ क्योंकि वो जियोंग का चांस ज्यादा बढ़ाना चाहता था। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो भी जियोंग के साथ बैठ जाती है और जियोंग भी चाहते हुए स्पीड को तेज कर देता है ताकि वो उसको अच्छे से पकड़ ले। अब वो स्कूल तो पहुँच जाते हैं पर उनके पहुँचने से पहले डोर बंद हो जाता है। ये देखकर सिहोन तो कहने लगता है कि एक तो हम स्कूटर से आए फिर भी हम लेट हो गए। ये कहकर जैसे ही डोर के ऊपर से गुजरने लगता है तो उसके सर उसको रोक लेते हो। कहने लगते हैं कि एक तो तुम लेट आए हो, ऊपर से तुम कह रहे हो कि तुम स्कूटर से आए हो, तुमने हर एक रूल तोड़ा है। फिर उन तीनों को पनिशमेंट भी मिल रही होती है। तो पनिशमेंट देने के बाद सर उन तीनों को खड़ा कर देते हैं। पूछने लगते हैं कि आइंदा से क्या लेट हो गए और बस की बजाय स्कूटर पे आओगे। वो सभी सर से सॉरी करने लगते हैं और फिर सर भी मिंजू से पूछने लगते हैं कि तुम कौन सी क्लास से हो। मिंजू ने बताते हैं कि मैं कौन सी क्लास से हूँ। सर कहने लगते हैं कि मतलब तुम तीनों एक ही क्लास से हो, मैंने तुम्हें क्लास में विंडो के साथ वाली सीट पर बैठे हुए देखा है। अब ये बात सुनकर सिहोन हंसने लगता है। कहने लगता है कि जगह याद है कि कहाँ बैठती है, नाम नहीं याद। अब सर उसको हंसते हुए देखकर कहने लगता है कि तुम हंसे हो ना, तुम एक राउंड और करोगे। अब वो भी सर की बात सुनकर राउंड करना स्टार्ट करता है। और फिर से हमें हान दिखाई जाती है जो मॉर्निंग में उठती है तो ब्रश करने के लिए जाती है। ब्रश तो कर रही होती है पर उसको योनजुन की याद आ रही होती है कि किस तरह वो गलती से योनजुन का ब्रश यूज कर लेती थी। पर योनजुन उसे कुछ भी नहीं कहता था बल्कि कहता था कि इससे नजर आता है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, आखिर हम कपल हैं। पर वो कहने लगते हैं कि नहीं ना, ये बुरी आदत है, मैं तुम्हें एक न्यू ब्रश ले दूंगी। पर उसकी बातों से हान को लगता है कि इसने मेरा भी ब्रश यूज किया होगा। तो वो उसे पूछने लगती है कि तुमने मेरा ब्रश क्या यूज किया था? तो बताता है कि हाँ जब मैं ड्रंक था तो एक दो बार किया होगा। ये बात कहकर उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। अब हान ब्रश करते हुए काफी सैड होती है। जब वो बस स्टॉप पर भी जाकर खड़ी होती है तब भी वो न्यूज में देखते हैं कि एक साल पहले की वही न्यूज चल रही है कि न्यूयॉर्क की तरफ एक एरोप्लेन जा रहा था, मौसम खराब होने की वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई। अब इसी न्यूज को एक और पर्सन भी सुन रहा होता है जिसका हमें फेस नहीं दिखाया जाता बट उसके फेस पर कुछ चोट के निशान जरूर होते हैं। हान दोबारा से अपने काम पर आती है तो उसको बर्थडे विश का कंपनी की तरफ से मैसेज आता है। उस मैसेज को देखने के बाद उसको याद आता है कि हर बर्थडे योनजुन उसका कितना अच्छा मनाता था, एक न्यू ही मेमोरी उसके लिए क्रिएट करता था। यहाँ तक कि जब वो अपना काम भी कर रही होती तो उसको बर्थडे विश करने के लिए आता था और कहने लगता है कि तुम काम की वजह से हमेशा अपना बर्थडे भूल जाती हो। तो वह कहने लगते हैं कि मेरे पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है ना जो मेरा बर्थडे याद रखता है और वो उसके लिए उसका फेवरेट खाना वो भी महंगे रेस्टोरेंट से लेकर आया था। ये देखकर हान कहने लगते हैं कि तुम हर साल मेरा बर्थडे क्या इसी तरह स्पेशल करोगे? तो वह कहने लगता है कि हाँ, मेरी होने वाली वाइफ कितनी लकी होगी ना जिसको मैं मिलूंगा। ये बात सुनकर हान उसको बैग से आकर हक कर लेते हैं। कहने लगते हैं कि अगर तुम ऐसा ही करोगे तो ठीक है, मैं भी हर बर्थडे पे यही सोचूंगी कि योनजुन मेरे लिए कुछ स्पेशल करेगा। अब हान यही बातें जब सोची होती है तो उसकी कोलीग एक आकर उसको गिफ्ट देती है और बताती है कि ये तुम्हें कोई देकर गया है। तो वो पूछती कि कौन देकर गया है, जिस पर वो कहती कि मुझे नहीं पता कि कौन देकर गया है। वो जल्दी से पूछने के लिए जाती है कि जो मेरे लिए फ्लावर भेजे हैं वो कौन देकर गया है। तो वो बता रही होती है कि एक आदमी ने दिए हैं। तो वो पूछते है कि वो आदमी कहाँ पर है। तो वो बताते है कि वो लिफ्ट की तरफ गया है, वो देखो वो जा रहा है। जैसे वो लिफ्ट का बताती है तो इतने में लिफ्ट बंद हो गई थी, वो उसका फेस नहीं देख पाती। वो जल्दी से नीचे भी जाती है पर नीचे भी उसे वो नजर नहीं आता। पर इतने में उसे आंट की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मैंने योनजुन की डेथ रजिस्टर करवा दी है। जैसे ही हान ये बात सुनती है तो वहीं पर बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। फिर जब वो कंपनी से काम करके वापस जा रही होती है तो उसे कॉल आती है, जिस कॉल के बाद वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए आ जाती है जो एक आर्टिस्ट था। वो उसे कह रहा होता है कि तुम काफी टाइम बाद आई हो ना। वो भी उसकी आर्टिस्ट वगैरह कहकर तारीफें कर रही होती है पर वो कहता है कि आर्टिस्ट लव सिर्फ योनजुन पर ही अच्छा लगता था। ये बात सुनकर वो बिल्कुल चुप हो जाती तो वो उसे कहने लगता है कि मैंने कभी भी उसके गुजरने के बाद उसकी चीजों को हाथ नहीं लगाया, पर कल जब मैं ऑफिस की सफाई कर रहा था तो मुझे एक चीज मिली, तुम क्या इस चीज को देखना चाहोगी? तो वो भी उस बॉक्स को ओपन करके देखने लगते हैं तो उसमें एक पेंटिंग होती है जिसे देखकर उसे याद आता है कि जब मैंने योनजुन से इस पेंटिंग के बारे में पूछा था तो उसने नहीं बताया था कि ये लड़की कौन है, पर वो उस लड़की के बारे में सोच के काफी स्माइल कर रहा होता है और ये तो हान से बर्दाश्त नहीं था, इसलिए वो बार बार पूछते हैं पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। वो उसके फ्रेंड से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें योनजुन ने बताया कि ये लड़की कौन थी? तो वो कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि ये लड़की तुम हो, इसलिए मैंने उससे कभी पूछा नहीं। पर वो कहने लगती है कि नहीं ये मैं नहीं हूँ। अब वापस आने के बाद वो अपने इंस्टा पर काफी ज्यादा योनजुन के साथ वाली पिक को देख रही होती है और उन्हीं पिक्स को देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर योनजुन का इनबॉक्स ओपन कर लेते हैं जिसमें वो हमेशा से हर एक मैसेज उसको भेज रही थी कि वो अपनी लाइफ में क्या करी,
उसको कौन मिला कौन नहीं मिला। आज की भी वो सारी बातें उसे बता रही होती है और कह रही होती है कि मैं उसी रेस्टोरेंट में बैठी हूँ जहाँ पर हम दोनों अक्सर आया करते थे। यहाँ पर बैठ के मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। ये मैसेज उसको भेजती है तो इतने में उसको इंस्टा से अननोन पर्सन का मैसेज आता है, जिस मैसेज को ओपन करने पर उसे एक पिक नजर आती है जिसमें योनजुन भी था, पर उसको साथ वाली लड़की का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो लड़की दरमियान में कौन खड़ी हो, ना ही साथ वाले लड़के का पता था। के बाद हमें सिहोन 1998 वाला दिखाया जाता है जो अपनी क्लास ले रहा होता है। वहीं पर क्लास में मिंजू भी होती है जो उसको छुप छुप कर देख रही होती है, पर कोई भी बात उससे नहीं करती। और जब सर पूरी क्लास को एक ग्रुप बनाने को कहते हैं कि 3-3 बच्चों का ग्रुप बन जाए, तो पूरी क्लास तो अपना ग्रुप बना लेती है। लास्ट में सिर्फ मिंजू रह जाती है जो बिल्कुल अकेली बैठी थी। उसके पास सिहोन आ जाता है जो आकर उसे पूछे लगता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। मिंजू भी उसे कुछ भी नहीं कहते और कहती है कि हाँ हाँ आ जाओ। इतने में पीछे से जियोंग भी आ जाता है जो उन्हें आकर ज्वाइन कर लेता है और मिंजू के साथ ही बैठ गया था। और फिर से हमें 2023 वाली हानजुन दिखाई जाती है जो उसी पर्सन को मैसेज करती है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये पिक कहाँ से आई। वो पर्सन ये मैसेज तो देख रहा होता है पर इसको कोई भी रिप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट डे हान जब अपने कंपनी में जाती है तो वहाँ पर भी अपने कोलीग्स वगैरह को वही पिक दिखा रही होती है। उसकी कोलीग्स तो कह रही होती है कि ये तो तुम हो, पर हान इस बात को नहीं मान रही होती और कह रही होती है कि नहीं मैं नहीं हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने ये पिक कब ली और ना ही मुझे इसके साथ वाले लड़के का पता है, बस मुझे योनजुन का पता है। पर समझ नहीं आ रहा कि योनजुन इस लड़की के साथ क्यों खड़ा है। क्या ये योनजुन का फर्स्ट लव था? पर वो अपने फ्रेंड कोलीग से कहने लगती कि क्या तुम इस बारे में पता लगवा सकते हो कि ये पिक कहाँ पर पहले पोस्ट हुई थी। तो वो कहता है कि ये तो बच्चों का खेल है, मैं अभी पता लगवाता हूँ। तो वो उनके सामने पिक के बारे में सर्च करने लगता है तो उसे पता लगता है कि ये पिक एक वेबसाइट पर डाली गई थी जो स्कूल की तरफ से वेबसाइट थी, पर उस वेबसाइट को बंद कर दिया गया, इसलिए इसकी और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। मिंजू दिखाई जाती जिसे सिहोन का नंबर मिल गया था, वो तो उसका नंबर लेकर काफी खुश थी। इतने में सिहोन वापस से शॉप में आ जाता, उसे पूछा लगता है कि मैंने तुम्हारा नेम नहीं पूछा, तुम्हारा नेम क्या है? तो वो बताती है कि मिंजू। तो वो उसे अपना भी नेम बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। हानजुन तो उसी पिक को देख देख कर उसी के बारे में सोची होती है कि ये लड़की कौन है, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। और हमें दूसरी तरफ मिंजू दिखाई जाती है जो सुबह में उठती है, सबसे पहले अपने भाई को जाकर उठाती है। उसका भाई तो स्कूल जाने के लिए नहीं उठता तो वो खुद ही अपना तैयार वगैरह होकर नीचे आती है और उसकी मॉम उसको देखकर कहने लगती है कि अपने भाई को उठा देना और उसको भूखा स्कूल मत भेजना। अब अपनी मॉम की ये बात सुनने के बाद वो अपना खाना खाने के लिए जब बैठ जाती है तो इतने में उसका भाई भी उठकर आ जाता है जो कहने लगता है कि आज मैंने स्कूल जल्दी जाना था और सफाई करनी थी, पर तुमने मुझे उठाया नहीं। मिंजू कहने लगती है कि मैंने तुम्हें उठाया था, पर वो इस बात को नहीं मारा होता, वहाँ से खाना खाए बगैर ही स्कूल के लिए चला जाता है, जबकि मिंजू से रोकते है कि खाना खा कर जाओ। अब इस बात के बाद मिंजू भी जब स्कूल में आती है तो दोबारा से स्कूल में उसे सिहोन और जियोंग मिल जाते हैं। सिहोन उसे कहने लगता है कि मिंजू जियोंग ने तुम्हें कुछ कहना है, तो वो भी जियोंग की बात सुनने के लिए खड़ी हो जाती है, पर जियोंग तो उसे कुछ भी नहीं कह पाता बल्कि ये कहता है कि आज हमारी क्लास बाहर होगी। ये बात सुनते ही सिहोन उस पर इतना हंसने लगता है कि जो बात बोलने को कहा था वो तो इसने बोली नहीं। अब जब तीनों क्लास में आ रहे होते हैं तो सभी क्लास इनको देखने लगते हैं कि सिहोन इतने पॉपुलर बॉय के साथ एक इस तरह की लड़की कैसी हो सकती जिसको क्लास में ठीक से कोई जानता भी नहीं है। एक लड़की तो बस मिंजू को देखी जा रही थी, पर मिंजू भी चुप करके बैठ जाती क्योंकि उसे पता लग गया था कि सारी क्लास उसी को देख रही है। अब रेस का टाइम आता है तो सिहोन और जियोंग उसको स्पॉट कर रहे होते हैं। उसका नाम सुनते ही जो साथ वाली लड़की जो उसकी क्लास फेलो होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कि किस तरह एक स्कूल का पॉपुलर बॉय तुम्हें स्पॉट कर रहा है। मिंजू उसे कुछ भी नहीं बोलती बल्कि सिहोन के पीछे जो लड़का बैठा होता है वो कहने लगता है कि तुम इस लड़की को काफी सपोर्ट कर रहे हो, क्या तुम इसे लाइक करते हो? सिहोन उसकी बात पर कुछ भी नहीं बोलता, वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें ऐसी लड़की मिली थी लाइक करने के लिए? तो वो कहता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। तो वो लड़का कहने लगता है कि इतना पागल नहीं बनाओ, कभी भी लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। वैसे तुमने जिस लड़की को पसंद किया इसको कोई भी लड़का चार अच्छी बातें बोलेगा ये उसके साथ ही सेट हो जाएगी। ये बात जियोंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो तो उस लड़के को मारने को पड़ जाता है। पर वो लड़का कहने लगता है कि तुम मुझसे पीछे हट जाओ, तुम हमेशा बीमार रहते हो तो मैं तुम्हें इस तरह मारना नहीं चाहता। तो वो कहने लगता है कि अच्छा आज मार के दिखाओ। इन दोनों में फाइट होने लगती है तो सिहोन टीचर को बता देता है कि यहाँ पर कुछ लोग फाइट कर रहे हैं। जैसे सर उनकी तरफ देखते हैं तो कोई भी उनमें से फाइट नहीं कर रहा होता। जियोंग सिहोन से कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहने लगता है कि अगर वो तुम्हें मारना स्टार्ट कर देता ना तो तुम उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब जब क्लास में आकर सिहोन बैठा होता तो वही लड़का दोबारा से उसके पास आ जाता और कहने लगता है कि तुम तो जियोंग की तरह पागल नहीं होगे ना उस लड़की के पीछे, और हाँ अपने जियोंग को मुझसे दूर ही रखना, ऐसे बीमार है और बीमार ना कर दूं। ये सुनते ही सिहोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो तो उस लड़के को अच्छा खासा मारने लगता, कहने लगता है कि वो तो मैं था जिसने जियोंग को रोक लिया, अगर मैं उसे ना रोकता तो तुम्हारा कुछ नहीं बचना था। तुम बस दिखावा करते हो कि तुम बहुत मार सकते हो पर तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी क्लास इन दोनों को मारते हुए एक दूसरे को देख रही होती है और सिहोन तो अपनी बात करने के बाद वहाँ से एटीट्यूड से बाहर चला जाता है। वहाँ दिखाई जाती है जो अभी भी अपनी कोलीग के साथ उसी पिक को लेकर बात कर रही होती है और कहने लगती है कि अगर ये मैं हूँ तो ये मुझसे कितनी ज्यादा क्यूट है और क्या पता ये योनजुन का पहला प्यार हो। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम इससे जेलस क्यों हो रही हो, तुम्हें तो पता भी नहीं ये कौन है कौन नहीं। अगर मुझे अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसा प्यार मिलता होता ना तो मैं कभी भी किसी से जेलस ना होती, क्योंकि मुझे यकीन होता कि वो मुझसे ही प्यार करता था। पर हान कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता
है कि मैं उस लड़की जैसी लगती हूँ तो वो मुझे इसलिए लाइक करता था, इसलिए इतना प्यार करता था। पर उसकी फ्रेंड कहने लगती कि इन बातों को छोड़ो, मैंने वो वाली शॉप ढूंढ लिया जो उस पिक में नजर आ रही थी। तो कहने लगते है कि वो शॉप तो बंद हो चुकी थी ना, तुमने कैसे ढूंढी? तो वो बताने लगते है कि मैं यहाँ पर रहकर क्या ही करती हूँ, मेरा कोई काम भी तो नहीं, तो मैंने यही काम कर लिया तुम्हारे लिए। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस शॉप की जगह कैफे 27 बन गया है, तो क्यों ना हम वहाँ पर चले, शायद हमें वहाँ से कुछ पता लग जाए। हान भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और हमें फिर से मिंजू दिखाई जाती है जो सिहोन और जियोंग के साथ जा रही थी। पर सिहोन जियोंग को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे याद आया कि मेरी तो क्लास है। वो कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारी तो इस टाइम पर कोई भी क्लास नहीं है। तो वो कहता है कि है, यकीन करो। ये बात कहकर उसके कान में आकर कहता है कि पागल लड़के, उसके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता और उसे कहता है कि इसे घर तक भी छोड़ देना। अब जब मिंजू और जियोंग दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो जियोंग से मिंजू पूछने लगती है कि तुम दोनों दोस्त कब बने? तो वो बताता है कि हम प्राइमरी स्कूल से दोस्त हैं। तो मिंजू कहने लगती है कि अच्छा, मुझे तो नहीं पता कि दोस्त क्या होते हैं क्या नहीं, क्योंकि मेरे कभी दोस्त बने ही नहीं। तो जियोंग उसे अपने कान से हेयरिंग डिवाइस निकालकर उसके हाथ में रख देता। कहने लगता है कि मुझे एक कान से सुनाई नहीं देता तो मैं ये लगाता हूँ, और जब मैं छोटे होते से लगाने लगा तो मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, क्योंकि सभी बच्चे मुझे बूढ़ा बूढ़ा कहकर चढ़ाया करते थे। तब एक दिन मैं सिहोन से मिला जो मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि मैंने कानों में क्या लगाया है। जब मैंने उसे बताया तो उसने बोला कि क्या मैं चेक कर सकता हूँ, तो उसने मुझसे लेकर कान में लगाकर घूमने लगा। कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा कूल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तभी से सिहोन मेरा फ्रेंड बन गया, क्योंकि कभी भी उसने मुझे बुली नहीं किया, बल्कि जो बच्चे मुझे बुली करते थे वो कभी भी उन्हें नहीं छोड़ता था। क्या तुम्हें भी बाकी बच्चों की तरह ये चीज बुरी तो नहीं लगती? तो वह कहने लगती है कि नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरी लगनी है। ये बात सुनकर जियोंग कहने लगता है कि इसका मतलब तुम भी हमारी बेस्ट फ्रेंड हुई। मिंजू तो ये सुनकर खुश हो जाती है कि क्या मतलब मैं भी तुम लोगों की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो वह कहने लगता है कि हाँ, तुम भी हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। जब भी मैं तुम्हें हाई बोलूं तो तुमने भी आगे से हाई का जवाब देना है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तो मिंजू इस बात पर हाँ कर देती है। अब दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं तो मिंजू का वही क्वेश्चन होता है कि क्या तुम्हें सच में एक कान से सुनाई नहीं देता तो तुम क्या करते हो? तो वह कहने लगता है कि जब मुझे सुनाई नहीं देता था तो मैंने लिप्स रीड करना भी सीख लिया था, और मुझे लिप्स से पता लग जाते है कि कोई क्या बोल रहा है। अब फिर हमें हान दिखाए जाते जो उसी कैफे में काम से ऑफ के बाद दोनों फ्रेंड्स आती हैं, पर देखती हैं कि वो कैफे तो बंद हो चुका है। तो ये देखकर वो दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं कि चलो कल आएंगे। अब इसके बाद हान जब सबवे लेकर जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि इस साइड की नहीं बल्कि दूसरी साइड पर एक आदमी खड़ा हुआ जो बिल्कुल सेम टू सेम योंगजुन जैसा था। ये देखने के बाद पहले तो हान शॉक हो जाती है, पर फिर जल्दी से दूसरी तरफ के लिए भागने लगती है। पर जब तक वहाँ पहुँचती है तो वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। ये देखकर वो काफी सैड हो गई थी और घर वापस जाने लगती है, पर उसको जाते हुए योंगजुन भी पीछे से देख रहा था। अब घर जाकर तो वो बैठती है, पर उसको ऐसे फील होता है कि योंगजुन उसके साथ ही बैठा है, इसलिए वो उससे बातें वगैरह करने लगती है। योंगजुन कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लड़की बिल्कुल तुम जैसी थी इसलिए मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो, ना कि तुम उसके जैसी हो इसलिए मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पर ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे अच्छी लगती हो तो मैं इसलिए तुम्हें लाइक करता हूँ। पर तुम ये वजह तो नहीं ढूंढ रहे हो ना कि तुम किसी न किसी तरह मुझे भूल पाओ और समझो कि मैं किसी और को लाइक करता था। हाँ, आगे से कहने लगती है कि हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि तुम किसी और को लाइक करते हो ताकि मैं अपने दिमाग से तुम्हें निकाल पाऊँ, क्योंकि बाकी लोग तो तुम्हें भूल चुके हैं, बस एक मैं ही हूँ जो तुम्हें नहीं भूल पा रही। ये बातें कहने के बाद हान बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। फिर हमें मिंजू दिखाई जाती है जो सोची होती है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरे फ्रेंड्स हैं, और उन्होंने मुझे फ्रेंड क्यों बनाया, क्या वो मेरे साथ स्कैम तो नहीं कर रहे। पर वो सिहोन को याद करते हुए काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है, क्योंकि वो सिहोन को लाइक जो करती है। और ये मिंजू नीचे से अपने मॉम डैड के शोर की आवाज सुनती है तो वो भी उनको देखने के लिए आ जाती है, जो आपस में लड़ रहे होते हैं कि मैंने अपने बेटे को अपने पास रखना है, मैंने अपने बेटे को अपने पास रखना है। कोई भी मिंजू की बात नहीं कर रहा था। ये देखकर मिंजू भी तंग आ चुकी थी और आकर अपने मॉम डैड से कहने लगती है कि बस कर दे, आपने कभी अपनी बेटी मुझे माना है, हमेशा मेरे भाई के लिए दोनों लड़ते रहते हो। मैं भी आप लोगों की बेटी हूँ, मेरे बारे में भी तो कभी सोच लो। पर मेरी तो कोई भी केयर नहीं करता, मुझे तो कोई भी नहीं पूछता, ना ही घर में ना ही स्कूल में। उसके मॉम डैड कहने लगते कि नहीं ऐसी बात नहीं है। पर मिंजू सारी बातें सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब घर से भागने के बाद वो एक जगह पर आकर बैठी होते तो वहीं से सिहान भी गुजर रहा होता है, जो मिंजू को बैठे हुए देखकर उसी के पास आकर बैठ जाता है। पूछने लगता है कि क्या हुआ है, पर ये पूछना गलत होगा क्योंकि तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम क्यों रो रही हो। हाँ, अगर मैं भी तुम्हें अपना एक सीक्रेट बता देता हूँ तो तुम भी मुझे बता दो। ये कहकर वो मिंजू से प्रॉमिस कर लेता है। तो फिर मिंजू भी उसे बता देती है कि मॉम डैड हमेशा मेरे भाई को ही पसंद करते हैं, वो कभी भी मुझे लाइक नहीं करते, ना ही मेरा ख्याल रखते हैं। जब भी बर्थडे आता है तो वो मेरा बर्थडे भूल कर हमेशा मेरे भाई का बर्थडे बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ तक कि उसके लिए केक भी लेकर आते हैं। ना ही कोई मेरा घर पर पूछता और ना ही मुझे स्कूल में कोई पूछता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सियोन कहने लगता है कि कैसी बात है, चलो मैं भी अपनी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ से अपनी ये क्लास कंप्लीट करने के बाद अमेरिका चला जाऊंगा, जहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर रहते हैं, वहीं पर हम लोग भी शिफ्ट हो जाएंगे उन्हीं के पास। और ये बात अभी मैंने इंगियो को भी नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे जाने से पहले ही मेरे जाने का सोचकर सैड हो जाए, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। मैं तो वहाँ जाने के बाद दोस्त बना लूंगा, पर उसके लिए दोस्त बनाना मुश्किल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उसकी दोस्त रहो।
ये बात सुनकर मिंजू भी बिल्कुल चुप सी हो जाती है। अब जब अपने अंकल के साथ उनकी शॉप में होती है तो अंकल उसे बताते हैं कि जो तुमने टेप का बोला था वो टेप आ चुकी है। ये सुनते ही मिंजू जल्दी से डायरी पर नंबर ढूंढने लगती है, पर उसका दिल नहीं मानता कि वो कॉल करे। वो सोचती है कि मैं खुद ही उसे जाकर फेस टू फेस ये टेप दे दूंगी। यही सोचकर वो अपने साथ स्कूल में भी ले जाते हैं। पर जब सिहोन को खड़े होकर देख रही होती है जो बास्केटबॉल मैच खेल रहा था, पर पास में सिहोन के लिए कुछ लड़कियां उसे चेयर अप कर रही होती है, देखकर मिंजू को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चुप करके जाने लगती है। पर उसे जाते हुए सिहोन देख लेता है। अब वो तो वहाँ से जा रही थी, पर पीछे से दोनों उसे आवाज देने लगते हैं कि मिंजू तुम कहाँ पर जा रही हो। वो तो उनकी हाई का भी रिप्लाई नहीं देती, जिसे देखकर सिहोन कहने लगता है कि इंगियो ने तुम्हें बोला था ना कि अगर फ्रेंड्स हाई बोले तो तुम्हें भी आगे से हमें हाई में रिप्लाई देना है। अगर तुम इंगियो की फ्रेंड हो तो इसका मतलब मेरी भी तो फ्रेंड हो। मिंजू आगे से कुछ भी नहीं बोलती तो सिहोन उसे पूछने लगता है कि जो मैंने टेप का बोला था क्या वो टेप आ गई। मिंजू उसे नहीं बताती कि उसके हाथ में टेप, और कहने लगते है कि नहीं अभी नहीं वो आई। अब हमें 2023 में दिखाया जाता है कि हान अपना बैठ कर काम कर रही होती है कंपनी में, तभी उसको एक पार्सल रिसीव होता है जिसका पता नहीं होता कि वो पार्सल किसकी तरफ से आया। जैसे ही हान जल्दी से उस पार्सल को ओपन करने लगती है तो इतने में उसकी फ्रेंड उसे बुला लेती है और बताती है कि कैफे 27 ओपन हो गया है, क्या हम अभी चले। अब दोनों फौरन से कैफे 27 में आ जाती। जहाँ पहुँचने के बाद वो जैसे कैफे के ऑनर से मिलती है, वो ऑनर कोई और नहीं था बल्कि मिंजू के अंकल ही थे, जो हान को देखकर कहने लगते हैं कि मिंजू। ये बात सुनकर हान कहने लगते हैं कि आप उसी लड़की की बात कर रहे होंगे ना जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। ये कहकर उनकी पिक दिखाती है तो मिंजू के अंकल उनको अपने पास बिठा लेते और बताते हैं कि हमें इस फोटो को पहचानता है क्योंकि ये फोटो मैंने ही ली है। तो हान उसे पूछने लगती है कि ये मिंजू के साथ जो दोनों लड़के खड़ेंगे कौन है, क्या इसके बेस्ट फ्रेंड थे या कुछ और थे। तो उसके अंकल बताने लगते हैं कि उसके फ्रेंड्स थे पर मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, और मिंजू भी मेरी शॉप पर हेल्प करवाने के लिए आ जाया करती थी, वो भी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जब भी वो स्कूल से फ्री हुआ करते थे, पर मुझे अभी उसके फ्रेंड्स के नेम भूल चुके हैं। अब हान उसके अंकल से कहने लगते कि क्या मैं आपकी भतीजी मिंजू से बात कर सकती हूँ, पर अंकल उसे बताते हैं कि मैं अगर बात करवा सकता होता तो तुम्हारी मिंजू से बात करवा देता, पर मिंजू की डेथ हो चुकी है। और फिर हमें मिंजू दिखाई जाती है जो अंकल की शॉप बंद करके जब वापस जाने लगती है तो आगे से उसे सरप्राइज देने के लिए सिहोन और इंगियो आ जाते हैं क्योंकि उसका आज बर्थडे होता है। दोनों उसको बर्थडे विश करते हैं और उसके लिए केक भी लेकर आए थे। अब उसे कहते हैं कि जल्दी से विश करो, तो वो विश करने के बाद जब कैंडल ब्लो करती है तो वो सभी एक जगह पर बैठ के उसी केक को खा रहे होते हैं, पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। तभी मिंजू वहाँ से जाने लगती है तो इंगियो उसे वही वाला गिफ्ट देता है जो दोनों ने मिलकर लिया था मिंजू के लिए। अब मिंजू को तो वो गिफ्ट काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो एक टेप प्लेयर था। सिहोन कहने लगता है कि हमने काफी सोचकर तुम्हारे लिए ये चीज लिया, हमें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए। ये बात सुनकर मिंजू काफी ज्यादा सिहोन की तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है। ये देखकर इंगियो को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से काम का बहाना करके चला जाता है। अब ये दोनों पीछे अकेले रह गए थे और दोनों एक दूसरे से काफी नर्वस हो रहे होते हैं कि क्या बात करें, इसलिए सिहोन कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। तो सिहोन उसको अपनी बाइक पर बिठाकर घर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है। इसी में मिंजू जब सिहोन को पकड़ती है तो काफी खुश हो रही होती है। फिर जब मिंजू को घर तक उतार देता है तो मिंजू को भी वही टेप याद आती है कि मैंने सिहोन को देनी थी, तो वो जल्दी से सिहोन को टेप देने लगती है। सिहोन उस टेप को देखकर कहने लगता है कि मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है, तो वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तो मेरी तरफ से ये गिफ्ट समझना। ये कहकर जब उसे दे देते तो सिहोन भी उसी टाइम ही टेप को अच्छे से देखने लगता है, तो वो मिंजू का लिखा हुआ भी पढ़ लेता है जिसमें मिंजू ने लिखा था कि जब भी तुम इसे सुनो तुम्हें हमेशा इसके खुशी वाले पल ही याद आए। मिंजू कहती कि ये तो मैंने वैसे ही लिखा है और उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए भी थैंक्स कहती है, और कहने लगती कि मुझे तो लगा था कि तुम लोग मेरा बर्थडे भूल चुके हो, पर ऐसा नहीं था। सिहोन उसे बताता है कि इंगियो की वजह से ऐसा हुआ है। इंगियो ने तुम्हारे अंकल से पूछा था कि तुम्हारा बर्थडे कब है, तो हमें पता लगा कि आज ही तुम्हारा बर्थडे, इसलिए हमने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया, बल्कि इंगियो ने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बात सुनकर मिंजू कहने लगती है कि क्या तुम पूछना चाहोगे कि मैंने क्या बर्थडे विश की थी। सिहोन तो नहीं पूछता, वो खुद ही बता देती कि मैंने ये बर्थडे विश की कि तुम्हें जिस तरह की लड़की पसंद है मैं वैसी लड़की बन जाऊँ। तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मुझ जैसी टाइप की लड़की नहीं पसंद, तुम्हारी टाइप की लड़की मैं बनने की फुल ट्राई करूंगी। ये कहकर मिंजू से बता देते कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पर फौरन से सिहोन उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। मिंजू कहने लगती है कि इसलिए ना क्योंकि मुझे इंगियो लाइक करता है, तो वो कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हें ऐसी कभी नजर से देखा ही नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करने लगूं, बल्कि मैं सिर्फ तुम्हें अपना एक बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। प्लीज इस चीज को अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हें लाइक करूंगा कभी, और हाँ इस बात को ऐसे फील करवाओ कि जैसे तुमने कभी मुझसे बात ही नहीं की थी, और इंगियो को तो बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। ये कहकर सिहोन वहाँ से बाय करके चला जाता है। उसके जाने के बाद मिंजू बहुत ही ज्यादा रोने लगती क्योंकि वो रिजेक्ट हो चुकी थी। अब हमें 2023 वाली हान दिखाई जाती है जो कैफे 27 से होकर जा रही होती है, तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि ये तो बात हमें पता लग गई है कि वो लड़का योनजुन नहीं था, पर हान कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि वो लड़का योनजुन हो, क्योंकि अगर वो हुआ तो मिंजू उसका पहला प्यार होगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं योनजुन को भुला पाऊंगी, मेरे पास कोई वजह होगी उसे बुलाने की, वरना मैं बुला नहीं पा रही। सारी दुनिया तो वैसे ही भूल चुकी है, एक मैं ये जो नहीं भूल पा रही। ये बात करने के बाद अपने फ्रेंड के सामने काफी रोने लगती है। अब इधर मिंजू दिखाई
जाती है जो वापस घर पर आती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा हुआ था। ये देखकर तो वो पूरे घर में अपने भाई और मॉम को ढूंढ रही होती है, पर उसे घर पर कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर तो वो काफी परेशान हो जाती है और हमें हान दिखाई जाती है जो उसी पार्सल को ओपन करती है जो उसे रिसीव हुआ था। उसमें एक टेप होती है। टेप को ओपन करके देख रही होती है वही बात जो मिंजू ने लिखी थी कि तुम जब भी इसे सुनो तुम्हें हमेशा अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट ही याद आए। हान को तो समझ नहीं आता है कि ये क्या लिखा और क्यों लिखा और किसने भेजा है। इधर मिंजू जो जल्दी से अपने अंकल को कॉल करके बताती है कि मॉम भाई को लेकर यहाँ से भाग गया, जैसा कि वो हमेशा डैड से कहती रहती थी। अंकल मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो उसके अंकल कहने लगते हैं कि वहीं पर रुको मैं आ रहा हूँ। पर मिंजू तो काफी ज्यादा डरी हुई थी और इधर हान जो उस टेप को टेप प्लेयर में डालकर वो जो सॉन्ग होता है उस सॉन्ग को सुनने लगती है। और इधर मिंजू भी घर से भागकर अपनी मॉम और भाई को ढूंढ रही होती है, पर कोई भी टैक्सी उसको नहीं बिठा रही होती। और हान भी योंजुन को मैसेज कर रही होती है कि ये मेरा पहला बर्थडे जो तुम्हारे बगैर मेरा गुजर रहा है। इधर जो मिंजू घर से भागी हुई थी तभी वो टैक्सी लेने के चक्करों में उसका टैक्सी से ही एक्सीडेंट होने वाला होता है। और वैसे ही हमें हान दिखाई जाती है जो सॉन्ग सुनते सुनते सो गई थी और उसके मैसेज भी योंजुन रीड कर लेता है और इतने में उसकी गोद से टेप भी वो नीचे गिर जाती है। और वैसे ही वो मिंजू की बॉडी में पहुंची थी और उसको मिंजू की सारी लाइफ के बारे में पता लग रहा था कि किस तरह वो अपनी लाइफ गुजारी थी, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मिंजू जो हॉस्पिटल में होती है और मिंजू की बॉडी में हान आ जाती है। अब जब सिहान मिंजू के पास आया होता है तो वही वाली टेप जो मिंजू ने सिहान को दी थी वो उसको लगाकर सुनाने लगता है और सच में मिंजू को होश भी आ गई थी। मिंजू दिखाई जाती है जो हान की बॉडी में आने के बाद एक जगह पर बंद हो चुकी थी। अब वो वहाँ पर कैद तो हो चुकी थी पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कहाँ पर और क्यों हूँ। पर एक जगह से उसको सिहान की आवाज आती है तो वो उसी तरह भाग कर जाती है और उसको सिहान नजर भी आ रहा होता है, पर वो उससे बात नहीं कर सकती क्योंकि उसकी जगह पर उससे बात हान कर रही थी, बस उसी की आवाज वो सुन सकता था। अब हान तो उसके गले लगकर योंगजुन कह कर रो रही होती कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। उसे तो समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मुझे योंगजुन क्यों कह रही है। तुम्हारा जैसे एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर तुम्हें चोट लगी होगी वहाँ पर तो तुम्हें दर्द हुआ होगा ना, और वैसे भी मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी, तुम्हें कितना बुरा लगा होगा। अब जब इसने सिहान को हक किया हुआ था तो सिहान भी देख लेता है कि इंग्यो आ गया है। ये देखकर वो मिंजू कहकर जल्दी से साइड पर कर देता है। अब हान उसे कहने लगते है कि तुम मुझे मिंजू क्यों कह रहे हो। इतने में एंग्यो भी आ जाता है और वो भी से जब मिंजू कह रहा होता तो वो तो अपने सर को पकड़ कर बैठ जाते कि तुम सब मुझे मिंजू क्यों बोल रहे हो, मैं किसी मिंजू को नहीं जानती और ये मिंजू कौन है। पर इस सब के बाद उसको मिंजू की सारी यादें आ रही होती है कि लास्ट टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ था। सिहान उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, पर वो तो सिहान को नहीं पहचान पा रही थी, इसलिए सिहान अपना नेम बताता है तो वो उसकी शर्ट पर भी उसका नेम पढ़ लेती है। फिर भी उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये योंगजुन नहीं है बल्कि सिहान है, इसलिए वो जल्दी से डेट और ईयर पूछने लगती है कि ये कौन सा ईयर है। तो वो डेट बताने के बाद 1998 ईयर बताते हैं, पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता है कि मिंजू को क्या हो गया है। तो वो मिंजू से पूछने लगते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम्हें एक्सीडेंट से पहले की लास्ट चीज क्या याद है। तो वो बताती है कि तुम लोग मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। अब जब तुम लोगों ने मुझे सरप्राइज और मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर दी थी तो तुम लोग तो चले गए थे और मैं अपने घर पर जाती हूँ, मुझे वहाँ पर अपनी मॉम और भाई नहीं मिलते, मैं उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाती हूँ, मेरा तब एक्सीडेंट हो जाता है। पर मेरी मॉम और दोहन कहाँ पर हैं? तो सिहान उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले तुम्हारी मॉम घर पर चली गई क्योंकि तुम्हारा भाई घर पर था। अब ये बात सुनकर मिंजू कहने लगती है कि मेरी मॉम मुझे छोड़कर यहाँ पर कैसे जा सकती है, मेरे भाई के लिए अभी भी बस वो उसी की परवाह करती है। इधर घर पर उसका छोटा भाई दिखाया जाता है जो बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। उसकी मॉम उसके पास आते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में और तुम्हें यहाँ पर गेमें खेलने की पड़ी है, मैंने इन चीजों को वैसे जला देना जो तुम हर टाइम खेलते रहते हो। इतने में वहाँ पर अंकल आ जाते हैं जो पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपनी बेटी के पास होना चाहिए था। तो वो कहने लगती है कि मैं इसके लिए खाना बनाने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी, पर उनके भाई कहने लगते हैं कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, खाना मैं इसके लिए बना दूंगा। ये बात सुनकर दोहन भी पूछने लगते हैं कि क्या सिस्टर की कुछ ज्यादा तबीयत खराब है। इतने में वहाँ पर मिंजू की एंट्री हो जाती है जो आकर अपनी मॉम को बातें सुनाने लगती है कि आप अपने इस बेटे के लिए मुझे कैसे हॉस्पिटल में छोड़कर आ सकती हैं, आपको नहीं पता कि मेरी कैसी कंडीशन थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पर आप तो यहाँ पर अपने बेटे के लिए सिर्फ खाना बनाने के लिए आई ना, अगर इसको खाना ना मिलता तो इसने मर थोड़ी जाना था। उसकी मॉम कहने लगती है कि नहीं बेटा ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस अभी तुम्हारे पास ही जाने लगी थी। पर मिंजू कहाँ ही रुकने वाली थी, वो भी अपने भाई की धुलाई स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और माँ आपने बिगाड़ा इसको, आपकी वजह से ये उल्टी सीधी हरकतें करते और आप भी इसे कुछ भी नहीं बोलती। ये सब बातें करने के बाद मिंजू को फिर से चक्कर आने लगते हैं तो सभी उसको पकड़कर वापस से हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। पर वो भी अपनी मॉम के सहारे नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो योंगजुन से कहने लगती है कि मुझे लेकर जाओ। तो वो कहता है कि मेरा नाम योंगजुन नहीं है बल्कि सिहान है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे नाम से फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी हो बस मुझे लेकर चलो। अब इसके बाद वो हॉस्पिटल में आ गई तो डॉक्टर्स का चेकअप कर रहा होता है, उसकी एज नेम और हर चीज पूछा होता है कि इसका ब्रेन तो ठीक है। अब हान भी मिंजू के बारे में हर एक चीज बता देते हैं कि मेरा नेम क्या है, मैं कब पैदा हुई और आज क्या डेट है। जब डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है तो वो कहने लगती है कि 38, पर वैसे उसको याद आता है कि मैं तो मिंजू हूँ तो जल्दी से अपनी 18 एज बता देती है। अब डॉक्टर उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या तुम्हें याद है। तो वो याद करके बताते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अब डॉक्टर को तो ये बात से
अच्छी नहीं लग रही होती है, पर फिर भी उसकी मॉम को कहते हैं कि कुछ चीजों की वजह से ये शौक है, इसलिए हम कुछ दिन और इसे यहाँ पर रखेंगे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब बाकी जो दोनों इसके दोस्त यहाँ पर खड़े थे उन्हें देखकर उसकी मॉम कहने लगती कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो दोनों इस बात को सुनकर कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, हम तो यहाँ से जाने लगे थे। ये कहकर फौरन से वहाँ से भाग जाते हैं। अब उनके जाने के बाद मिंजू की मॉम और उसके अंकल उससे बात करने लगते हैं और उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुमसे कुछ चीजें पुलिस पूछने के लिए आएगी, क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं लग रहा, क्योंकि सर पर तुम्हारे किसी ने कोई चीज मारी थी और तुम जहाँ पर बोल रही हो ना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर तुम नहीं मिली बल्कि उस जगह से काफी दूर जाकर तुम मिली हो। मिंजू तो कहने लगती कि मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है, पर उसके अंकल कहते हैं कि तुम पर किसी ने वार किया था, ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। अभी तो सिहान और इंगियो दिखाए जाते जो दोनों साथ में जा रहे होते हैं, पर इंगियो सिहान को नहीं बुला रहा होता। सिहान उसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, बताओ क्या रीजन है जो तुम मुझसे नाराज हो। तुमने क्या मिंजू को मुझे हक किए हुए देख लिया था, वो तो बस मुझे योंगजुन समझ रही थी इसलिए उसने मुझे हक किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंगियो कहने लगता है कि मैं इस वजह से नहीं बल्कि इससे एक दिन पहले वाली वजह से तुमसे बात नहीं कर रहा। तो वो कहता है कि क्या, तो इंगियो उसे बता देता है कि जिस दिन तुम्हें मिंजू अपना लव कन्फेस कर रही थी उसी दिन मैं पीछे ये सारी बातें सुन रहा था और तुमने तो उसे रिजेक्ट भी कर दिया। वो तुम्हारे जाने के बाद इतना रो रही थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए था। अगर तुम ना उसे रिजेक्ट करते तो शायद उसका एक्सीडेंट भी ना होता और वो हमें हेल्प के लिए बुला लेती। ये बात सुनकर सिहोन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी वजह से मिंजू के साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं उसे रिजेक्ट ना करता बल्कि उसको अपनी फेक फीलिंग्स के बारे में बता देता कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। इंगियो कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें वैसे बात कह रहा हूँ, बस तुम्हें इस तरह उसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। सियोन कहने लगता है कि तुम इस वजह से नहीं बल्कि तुम किसी और वजह से मुझे बातें सुना रहे हो, क्योंकि तुम मिंजू को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पा रहे हो ना। ये बात सुनकर इंगियो वहाँ से चुप करके चला जाता है। अब मिंजू जो वापस आ गई थी और अपने भाई को बैठे देखकर कहने लगती है कि तुम्हें देख कर ना मुझे पता नहीं क्या ही होता है, तुम मुझे जहर लगते हो और पता नहीं तुम मेरे भाई हो, पर लगता नहीं है कि तुम मेरे भाई हो, बिल्कुल भी मेरे जैसे नहीं हो। तो उसकी मॉम उसको चुप करवा लेते और उसको ड्रिंक वगैरह पीने को दे रही होते है कि तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो, तुम्हें जाकर रेस्ट करनी चाहिए। जैसे मिंजू वहाँ से जाने लगती है तो उसका भाई देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा रूम यहाँ पर नहीं है बल्कि ऊपर है। अब मिंजू ने ये नहीं दिखाना चाहती थी कि उसे कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो बोलने लगती है कि मैं तो देखना चाहती थी कि तुम्हें मेरे रूम के बारे में भी पता है या नहीं पता। ये कहकर मिंजू तो ऊपर आ जाती है, पर बाकी सब देख रहे होते हैं कि इसने क्या किया और क्या बोला है। अब मिंजू अपने रूम में तो आ गई थी। उस रूम में आने के बाद हान देखने लगते है कि मिंजू किस तरह के कपड़े वगैरह पहनती है, जो उसको कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। कहने लगते कि ये तो मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। तो वो भी मिंजू की और भी चीजें देखने लगते हैं, तो उसमें उसे उसकी एक डायरी मिलती है जिसमें मिंजू ने सिहोन के बारे में बातें लिखी हुई थी। उन बातों को पढ़ने के बाद हान कहने लगते कि क्या सच में ये बातें मिंजू ने लिखी हैं? वो किस तरह की बातें लिखती थी? हान जब उसकी डायरी का नेक्स्ट पेज पढ़ती है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा डार्क है, पर जब भी मैं तुम्हें स्माइल करते हुए देखती थी मैं खुद ब खुद स्माइल करने लगती थी। अब ये बातें जब पढ़ ही रही होती है हान, तो उसकी माँ उसे बुलाने के लिए आ जाते कि मिंजू तुमसे पुलिस वाले बात करने के लिए आए हैं। अब जो लोग मिंजू के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं वो लोग मिंजू से उसी एक्सीडेंट के बारे में क्वेश्चनिंग वगैरह करने लगते हैं, पर मिंजू हमेशा की तरह वही सेम आंसर देती है और कहती है कि आप लोग जैसा कह रहे हैं कि मुझ पर किसी ने हमला किया, मुझे नहीं पता कि मुझ पर किसी ने हमला किया है और ना ही मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा, बस मुझे एक कार एक्सीडेंट याद और वो जगह भी बता देती कि कहाँ पर मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। अब मिंजू की बातें उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही होती। वो कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारा कार एक्सीडेंट होता ना तो तुम्हारी टांगों को चोट लगती, ना कि तुम्हारे सर को, और सर में भी ऐसी चोट ना लगती। तो उसकी माँ पूछने लगती है कि अगर इसे कुछ भी याद नहीं है तो क्या आप लोग फिर भी उस मुजरिम को ढूंढ लेंगे? तो वह कहने लगते हैं कि हम उसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर ये हमें मिली थी, तो वहीं पर जाके कोई ना कोई एविडेंस ढूंढेंगे। और फिर वो थैंक यू वगैरह करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब हान मिंजू के रूम में वापस आने के बाद सोचने लगती है कि मिंजू की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो कौन इसके साथ ऐसा कर सकता है। तो फिर तभी उसे एक टेप का बॉक्स मिलता है जिसे ओपन करते उसे याद आता है कि ये तो सेम वही वाली टेप है जो मेरे पास आई थी। अभी उसी टेप को देखकर सोच ही रही होती है तो उसे बाई से शोर सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो बाई देखने के लिए आती है। बाई कोई और नहीं बल्कि सिहोन उसे बुला रहा होता है जो उसके लिए खाना लेकर आया था। अब ये देखकर मिंजू भी उसके पास आ जाती है। दोनों बैठकर जब खा रहे होते हैं तो सिहोन वही उस दिन वाली बात करने लगता है जिस दिन मिंजू ने उसे प्रपोज किया था। तो मिंजू कहने लगती है कि तुमने तो उस दिन मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना, तो तुम अब मेरे पास क्यों आए हो? तो सिहोन कहने लगता है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्त भी नहीं हैं। पर आगे से मिंजू कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो हम दोस्त भी कैसे रह सकते हैं। अब ये बात सुनने के बाद सिहोन कहने लगता है कि क्या तुम मिंजू भी हो या नहीं, क्योंकि अब जैसी बनकर तुम बात कर रही हो तुम बिल्कुल टोटली डिफरेंट पर्सन हो। तो वह कहने लगती है कि एक्सीडेंट के बाद से मैंने जब अपनी डायरी को दोबारा से पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं बहुत ही अजीब जिंदगी गुजार रही थी, इसलिए मुझे अपने आप में कुछ चेंजेस लानी चाहिए। और मुझे ये नहीं समझ आता कि मैंने तुम्हें प्रपोज क्यों किया और तुम्हें फीलिंग्स के बारे में क्यों बताया, जबकि तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं होती ना तो कभी भी तुमसे रिजेक्ट ना होती, बल्कि मैंने प्रपोज करना ही नहीं था जहाँ पर मुझे पता हो कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी। और अभी भी वो उसको योंगजुन ही कहती। ये बात सुनकर सियान कहने लगता है कि पहले तो ये बताओ कि योंगजुन कौन है? तुम्हें जब से हॉस्पिटल में होश आया तब से तो मुझे योंगजुन कह रही हो। ये बात सुनकर मिंजू कहने लगती है कि अगर मैंने तुम्हें ये बात बताई तो तुम
बिल्कुल मुझे पागल समझोगे। वो कहने लगता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझूंगा, बल्कि हम एक दूसरे से अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। तो मिंजू से बताने लगती है कि जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हूँ। जिस मिंजू को तुम जानते हो वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मुझे खुद भी नहीं ऐसा लग रहा। और जो ख्वाब मैं देख रही थी उसमें मेरा नेम मिंजू नहीं था बल्कि हान था, और तुम्हारा नेम सिहोन नहीं था बल्कि योंजुन था। मिंजू जो है वो बहुत डरी डरी लड़की रहती थी, जबकि मैं तो हान थी और मैं एक जॉब भी कर रही थी। सिहोन उसे कहने लगता है कि योंजुन के बारे में कुछ बताओ। तो वो उसे बताने लगते है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। जब हम दोनों अपने कॉलेज लाइफ में मिले थे तो उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो मुझे पहले से ही जानता है, क्योंकि उसे हर एक चीज के बारे में मेरा पता था। और हम तो काफी गरीब हुआ करते थे, इसलिए हम बेसमेंट पे रहा करते थे, पर वो बेसमेंट भी हमें बहुत प्यारी लगती थी क्योंकि हमारी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। सियोन तो अभी भी उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। कहने लगता है कि तुम्हें क्या मुझसे इतने प्यार हो गए कि मेरे बारे में ड्रीम भी देखती हो। अब ये बात सुनकर मिंजू को तो गुस्सा आ जाता। कहने लगती है कि तुम्हें हर चीज अपने बारे में क्यों लगती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती बल्कि योंजुन से प्यार करती थी। चाहे तुम उसकी जैसे लगते हो पर मैं तुम्हें कभी भी नहीं प्यार कर सकती। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। ऐसे फील करवाओ कि मैंने तुम्हें कहा ही नहीं था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। सियोन कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ये बात बोली थी कि तुम ऐसे फील करवाओ कि मैं तुम्हें जानता नहीं, पर तुमने तो मुझ पर ही ये मेरी लाइन बोल दी। पर वो तो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगते हैं। सियोन कहने लगता है कि इतना शर्मा क्यों रही हो, मान जाओ ना तुम सच में मुझे लाइक करती हो। पर मिंजू कहाँ उसे लाइक करती थी, इसलिए वो रूम में आकर कहने लगते है कि वो बिल्कुल पागल है। मैं उसे सच बता रही हूँ पर उसे तो मेरे सच पे यकीन ही नहीं। अब सियोन जो अपने घर पर आ जाता अपने रूम में आने के बाद कहने लगता है कि वो कितनी चेंज हो गई है, पहले मिंजू बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अब यही बातें करते हुए जब लेट जाता है तो उसे फिर से मिंजू की बातें याद आ रही होती हैं, जिसे वो अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा होता। जैसे सिहोन के दिल में मिंजू के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। इधर मिंजू जो आराम से सो रही होती है तभी उसके भाई का अलार्म बोलने लगता है, जिसे सुनकर वो अपने भाई को उठाने के लिए जाती है, पर उसे देखकर सोचने लगती कि क्या ये मेरा सच में भाई है, पर मुझे नहीं लगता कि ये मेरे जैसा लगता है। अब वो तो नहीं उठता पर वो अपनी मॉम के पास आती है। मॉम को देखते हुए कहने लगते है कि लगता है मैं इन पर गई हूँ, पर अगर ये मेरी सच में मॉम है तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये मेरी मॉम है। अब यही बातें सोचने के बाद वो खाने के लिए बैठ जाती, तभी उसका भाई उठकर आ जाता है जो बोलने लगता है कि मैंने जल्दी उठना था, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो वह कहने लगती है कि मैंने तुम्हें उठाया था और वैसे भी तुम बड़े हो चुके हो, खुद उठा करो। फिर वो कहने लगता है कि अच्छा मुझे भूख लगी है, खाना दो। मिंजू कहने लगती है कि अब क्या तुम्हारी बीमार बहन तुम्हें उठकर खाना दे। इतने में उनकी मॉम भी उठ जाती, जिन्हें देखकर दोनों उन्हें कहने लगता है कि देखे मॉम, इसलिए मुझे सुबह में उठाया भी नहीं और आप कह रही है कि खाना भी मैं खुद लूं। उसकी मॉम उसके पास बैठकर कहने लगती है कि हाँ तुम्हारी बहन ठीक तो कह रही है, अब तुम बड़े हो चुके हो, खुद उठा करो, खुद खाना पीना खाया करो। और मिंजू अपनी मॉम को बताती है कि मैंने आपके लिए सूप बना दिया है। उसकी मॉम कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए हैंगओवर सूप भी बना दिया, तुम कितनी अच्छी हो। इधर हमें इंग्यो दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंडमा के साथ सुबह का नाश्ता कर रहा होता है। उसकी ग्रैंडमा पूछने लगती है कि जो तुम्हारी हेयरिंग डिवाइस थी वो कहाँ पर गई, वो तुम्हें मिली या नहीं, तुमने बोला था कि तुम्हारी वो गुम गई है। इंग्यो कहने लगता है कि वो तो नहीं मिली पर मैं पुरानी वाली यूज कर रहा हूँ। अब इधर सिहोन दिखाया जाता है जो क्लास में तो होता है पर अभी भी उसको बस मिंजू की बातें याद आ रही होती हैं। और जैसे क्लास एंड होती है तो इंग्यो वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है। ये देखकर सिहोन पे उसके पीछे आ जाता, पूछने लगता है कि क्या तुम मिंजू से मिलने के लिए जा रहे हो। तो वह कहता है कि हाँ। तो सिहोन पे से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अभी जिसने मिंजू को मारा था वो अभी तक मिला नहीं है, तो अगर वो दोबारा से तुम लोगों के सामने आ जाता है तो किसी को तो तुम्हारे साथ होना चाहिए तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम दोनों को। ये कहकर जब सिहोन उसके साथ जाने लगता है तो इंग्यो से रोककर कहने लगता है कि मैं तुमसे जो उस दिन नाराज था। इस बात पर सिहोन उसकी एक भी बात नहीं सुनता, कहने लगता है कि उस बारे में बात नहीं करो। अब दोनों इसके बाद मिंजू के घर पर पहुंच जाते। मिंजू दोनों को देखकर कहने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों। तो वो पूछने लगती है कि तुम्हारा सर कैसा है, जिस पर मिंजू बताते है कि मेरा सर बहुत मजबूत है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर सिहोन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर सिहोन कहता है कि हम क्यों ना खुद इन्वेस्टिगेशन करें कि तुम पर हमला किसने किया था। तो वो कहने लगती है कि अगर पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो हम क्या ही ढूंढेंगे। पर सिहोन कहने लगता है कि हमें उन जगहों पर जाना चाहिए जहाँ पर तुम मिली थी और जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। अब ये बात सुनते ही मिंजू ने उस जगह पर ले जाते जहाँ पर उसका टैक्सी से एक्सीडेंट हुआ था। पर वो कहने लगते हैं कि वो जगह तो काफी यहाँ से दूर है जहाँ पर तुम मिली थी, और उस जगह पे भी पहुँच जाते जहाँ पर मिंजू ने मिली थी। अब मिंजू को उस जगह पे पहुँचने के बाद भी कुछ याद नहीं आ रहा होता। सिहोन अपनी तरफ से अंदाजे लगा रहा होता है। ये देखकर इंग्यो कहने लगता है कि तुम अपनी तरफ से स्टोरी नहीं बनाओ बल्कि उसे याद करने दो कि यहाँ पर क्या हुआ था उसके साथ। मिंजू फिर से सिहोन की जगह योंगजुन कहती है। ये सुनकर वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे सपनों वाला बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। अब इंग्यो को तो इस बात का पता नहीं होता, वो देखने लगता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। इस बात को मिंजू इग्नोर करते हुए कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता है कि आज मुझे कुछ याद आएगा, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। मिंजू तो ये कहकर वहाँ से चली जाते, पर उसके जाने के बाद इंग्यो सिहोन को रोक लेता और कहने लगता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। तो सिहोन कहने लगता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था, अगर तुम पूछना चाहते हो ना तो जाकर मिंजू से खुद पूछ लो। ये बात कहकर सिहोन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इंग्यो ही मिंजू को छोड़ने के लिए आता है। मिंजू को जब छोड़ता है तो उसे पूछने लगता है कि ड्रीम वाली क्या बात थी, जिस पर वो भी उसको सारी बात बता देती है। अब उसकी बात को सुनने के बाद इंग्यो जैसे ही अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगता है तो मिंजू उसे रोकना चाह रही होती है, पर वो कहता है कि आज मुझे बोलने दो, और वो बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तब से जब तुम एक दफा रूफटॉप पर
जाकर रो रही थी और कह रही थी कि तुम बिल्कुल अकेली हो। इसकी बातें सारी सुनने के बाद मिंजू जैसे कुछ बोलने लगते हैं तो इंगी उसे चुप करवा लेता है। कहने लगता है कि तुम्हें अभी मेरा आंस देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आंस का मैं वेट करूंगा पर इतनी भी जल्दी नहीं। और अगर तुम मुझे रिजेक्ट भी कर देती हो तो मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। तो मिंजू भी बिल्कुल चुप हो जाती है और वापस अपने रूम में आने के बाद उसी डायरी में वही बातें लिखने लगती है। कहने लगती है कि इंगियो ने मुझे प्रपोज किया पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने बात तो मुझसे की पर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में बात कर रहा था। और जो ये मेरा ड्रीम है मुझे इसकी भी नहीं समझ आ रही कि वो ड्रीम मुझे क्यों आया था जब मैं बेहोश थी। पर इसी तरह दिन गुजरते गए, मेरी फ्रेंडशिप उनके साथ अच्छी होती गई और मुझे अपना ड्रीम भी भूलता गया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो ड्रीम में लड़का था और जो सिहोन है, सिहोन को देखकर मुझे ड्रीम वाला ही योंगजू याद आता है। अब जो रियल वाली मिंजू थी वो भी वहाँ से बैठकर सिहोन को देख रही होती किस तरह वो मिंजू को हाई कर रहा है, मतलब हान को हाई कर रहा है। मिंजू अपनी शॉप में होते हैं, वहीं पर उसके पास उसकी शॉप में आकर सिहोन और इंगियो भी बैठे होते हैं। उन्हें देखकर वो कहने लगते हैं कि ये मेरी शॉप है, ना कि तुम लोगों की कॉमिक्स बुक की पढ़ने की जगह, अपने घर जाकर पढ़ो ना। पर वो दोनों तो ठीक अपनी जगह से नहीं हिल रहे होते, बल्कि सिहोन तो उसके अंकल का कैमरा पकड़ के खड़ा हो जाता, देखने लगता है कि ये किस तरह काम करता है। ये सब करते हुए उसे मिंजू भी देख लेती है और रोकने लगती है कि ये मेरे अंकल का, अगर उन्होंने तुम्हें इस तरह यूज करते देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। पर सिहोन को तो इस बात का पता ही नहीं होता कि वो कैमरा कितना महंगा है। इतने में वहाँ पर अंकल भी आ जाते हैं, उसे कैमरा तो ले लेते हैं पर साथ ही साथ सिहोन को एक लगा भी देते हैं। ये देखकर मिंजू भी उसे वैसे ही मारती है और कहने लगती है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो वो कहने लगता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तो मिंजू कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मार से ही पता लगेगा कि तुम्हें क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं। इंगियो को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। जैसे ही मिंजू उसे कहती है कि इंगियो मैंने ठीक कहा ना, तो इंगियो भी स्माइल करने लगता है। अब उसी कैमरे से इनके अंकल तीनों के साथ में ग्रुप फोटो भी बना देते हैं। अब जो वो पिक थी उसकी एक कॉपी मिंजू सिहोन को भी भेजती है। उसके पीछे मिंजू ने लिखा था कि मेरे पास इसकी काफी कॉपीज आई थी, एक तुम भी रख लो ताकि तुम्हें याद रहे। वो उसकी राइटिंग को देखकर कहने लगता है कि मिंजू जितनी प्यारी है उसकी राइटिंग उतनी बुरी है। इधर मिंजू शो में दिखाई जाती है जो सॉन्ग सुनते सुनते सो गई होती है, तो उसके जब अंकल आते तो सॉन्ग को बंद कर देते। ये देखकर मिंजू कहने लगती है कि मैं सॉन्ग सुन रही थी, पर उसके अंकल कहते हैं कि तुम सॉन्ग नहीं सुन रही थी बल्कि तुम सोई हुई थी। अभी इतने कह रहे होते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन वाले दोबारा से मिंजू से बात करने के लिए आ जाते हैं और मिंजू को बताते हैं कि हमें उस जगह से एक हेयरिंग डिवाइस मिली है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। अब ये देखते ही मिंजू को अपनी चोट लगने का टाइम याद आने लगता है कि कौन उसे मार रहा था, पर इस बात का पता नहीं लगता कि वो कौन लड़का था क्योंकि उसका फेस से ब्लड नजर आ रहा था। अभी देखने की ट्राई कर रही होती है तो इतने में पता लगता है कि 2023 वाली हान को बस वाला आकर उठाने लगता है कि ये आखिरी स्टॉप है, यहाँ पर उतर जाए। हान को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी उसने क्या देखा और क्या हुआ था, पर फिर भी वो स्टॉप पर उतर जाती है और वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती है। वो तो घर जा रही होती है पर उसको पीछे से योंगजन भी जाते हुए देख रहा होता है पर उसे बुलाता नहीं। अब ये घर पहुँचने के बाद जब अपना मोबाइल देख रही होती है तो उसमें वो योंगजन के साथ अपनी चैट निकालती है क्योंकि उसका दोबारा उसे मैसेज करने का दिल था। पर जैसे वो उसकी चैट ओपन करके देखती है तो वो सभी मैसेज रीड हो चुके थे। ये देखकर तो वो जल्दी से योंगजन को कॉल करने लगती है, पर कॉल करने पर आगे से कॉल कोई भी नहीं अटेंड करता और उसे मैसेज करके बताने लगती है कि मेरी लाइफ गुजर रही है पर मुझे एक ड्रीम आया था और ऐसा लगता है कि वो ड्रीम रियल था, पर समझ नहीं आ रहा कि उसमें क्या रियल था क्या ड्रीम था। और मुझे तो अब नींद भी नहीं आती कि मैं तुम्हें ड्रीम में ही देख पाऊँ। उसके ये सारे मैसेज योंगजन भी पढ़ रहा होता है। उसका दिल करता है कि वो हान को कॉल करे, पर इतने में हान ही उसे कॉल कर देती है जिसकी कॉल वो अटेंड भी कर लेता है, बट आगे से वो कुछ भी नहीं बोलता। हान बोली जा रही होती है कि अगर योंगजन ये तुम हो तो प्लीज मुझसे बात करो। योंगजन उससे बात नहीं कर पा रहा होता बल्कि रोई जा रहा होता है और कॉल कट करने के बाद भी काफी रोता है। अब योंगजन भी मिंजू के अंकल के पास पहुंच जाता है उन्हीं के कैफे में और उन्हें जाकर ये सारी बात बता रहा होता है कि मैं हान को रोज देखता हूँ पर मुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती, मेरा दिल करता है कि मैं उससे बात करूँ पर आगे से हिम्मत भी नहीं होती उससे बात करने की और वो मुझे मैसेजेस वगैरह और कॉल्स भी करते हैं पर मैं उससे कॉल पर भी बात नहीं कर पाया। अभी ये बातें बता ही रहा होता है तो इतने में फिर से हान की कॉल आ जाती है उसे, जिसे देखकर वो उसकी कॉल नहीं अटेंड करता। अंकल भी बताने लगते हैं कि वो मेरे पास आई थी और आगे से योंगजन कहता है कि जैसा हमने प्लान किया है वैसा ही होने दो। इधर हान उसके नंबर पर बार बार ट्राई कर रही होती है पर वो एक बार भी इसकी कॉल नहीं अटेंड करता। अब कंपनी आने के बाद वो अपनी फ्रेंड को भी ये बात बताती है पर उसकी फ्रेंड को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि तुम्हें ऐसे ही वहम हुआ था। हान उसे बताने लगती है कि कॉल हिस्ट्री में भी उसका नंबर है। ये मुझे वहम नहीं हुआ बल्कि उसने मेरी कॉल अटेंड की थी और पहले उसका नंबर ऑफ आया करता था पर कल उसका नंबर ऑन हुआ। तो उसकी फ्रेंड कहती कि तुम ये कहना चाहते हो कि पहले ऑफ था फिर बाद में ऑन हुआ, पर हान कहने लगती कि मे भी ये नंबर किसी और के पास चला गया होगा। तो उसकी फ्रेंड कहती कि हाँ ये बात मुझे कुछ समझ में आ रही है। अब वो सोचते हैं कि हमें उसकी लोकेशन निकालनी चाहिए, इसलिए उनको अपना ही कुलीग नजर आता है जिसको वो मनाने के लिए भी जाती है पर वो इनकी बात नहीं मान रहा होता और कह रहा होता है कि हैकिंग करना बुरी बात होती है क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ है जिसमें हम उनकी परमिशन के बगैर नहीं जा सकते। काफी मनाने की ट्राई कर रहे होते हैं पर वो तो नहीं मान रहा हो। तो वो जब वहाँ से जाने लगता है तो हान उसे कहती है कि एक सेकंड रुको और कहने लगते हैं कि तुम्हें तो पता है ना मुझे किस होटल का वाउचर मिला हुआ है। तो उसकी फ्रेंड भी कहने लगती है कि हाँ 5 स्टार होटल का ना, फुल डे की रूम
ये सुनते ही वो लड़का तो रुक जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड यहीं पर जाना चाहती थी और ये बात हान को भी पता थी। वो तो उससे कंफर्म करने लगता है कि क्या तुमने जो बात बोली है वाउचर वाली वो क्या तुम मुझे दोगी। तो वो कहती है कि हाँ तुम मेरे लिए काम करो। अब वो भी उसकी लोकेशन ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है और उसकी लोकेशन का पता लगता है कि वो 27 कैफे में है। और जब वो सिम की ओनर का नेम पढ़ता है तो पता लगता है कि वो नाम सिहोन का है। ये नाम सुनते ही हान तो बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी, पर वो अपनी फ्रेंड के साथ कैफे 27 में पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचने के बाद वो वहाँ के वर्कर से ऑनर के बारे में पूछने लगते हैं, पर वो कहने लगता है कि ऑनर तो यहाँ पर नहीं है और वो जल्दी नहीं आएंगे। तो हान कहने लगती है कि मैं उनका यहीं पर बैठकर वेट करूंगी। अब दोनों दोस्तें बैठकर उनका वेट करने लगते हैं, पर उसकी दोस्त को एक काम याद आ जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अब यहीं पर बैठे बैठे रात हो गई थी, यहाँ तक कि कैफे 27 भी बंद होने लगा था। तो उसको वहाँ का वर्कर उठाने के लिए आता है कि अब तो हमारा कैफे क्लोज होने लगा है। ये बात सुनकर हान वहाँ से जाने लगते हैं। उसको जाते हुए योंगजुन भी देख रहा होता है। वही वर्कर उससे बात करने लगता है, कहने लगता है कि वो नामसिहन के बारे में पूछ रही थी और आपने मुझे जैसा बोला था कि मैंने उसको कुछ भी नहीं बताना, मैंने वैसा ही किया, मैंने आपके बारे में उसे नहीं बताया। नामसिन कहने लगता है कि तुमने अच्छा किया, तुमने मेरे बारे में नहीं बताया। अब इधर हान जो जा रही होती है और उसको योंगजुन की याद आ रही होती है, इसीलिए वो उसकी शॉप के सामने से गुजरी होती है। तभी योंगजुन का जो पार्टनर था चैन योंग वो भी वहाँ पर आ जाता है। कहने लगता है कि तुम बाहर क्या करियो, आ जाओ अंदर, हम ड्रिंक करते हैं। ये कहकर उसे अंदर ले जाता। फिर अंदर जाने के बाद हान को योंगजुन की शॉप को देखकर उसकी याद आ रही होती कि किस तरह वो यहाँ पर काम किया करता था। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ये काम क्यों स्टार्ट किया, तो योंगजुन ने बताया था कि मुझे किसी ने बोला था एक दफा कि तुम इतना अच्छा काम करते हो तो तुम्हें तो ये काम करना चाहिए, तुम्हारे पास कोई ना कोई स्किल होगा तो तभी तुम आगे जाकर कामयाब होगे, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा स्किल होना जरूरी है। ये बात सुनकर हान कहने लगती है कि तुम्हारा कितना पागल ही दोस्त था जिसने ऐसा बोला था। तो वह कहता है कि जब दोस्त तारीफ करे तो अच्छा लगता है। अब चैंग योंग उसे कहने लगता है कि यहाँ पर योंगजुन की जो भी चीजें पड़ी है तुम यहाँ से ले जाओ। तो वह कहने लगती है कि जब मैं कार लेकर आऊंगी तब मैं यहाँ से ले जाऊंगी। तो वह कहता है कि चलो ठीक है ड्रिंक करते हैं। अब हान उसको अपने ड्रीम के बारे में बताना चाहती थी, पर कहती है कि तुम मुझे पागल नहीं समझना। तो वह कहता है कि नहीं नहीं तुम बोलो। तो वो उसे बताते हैं कि मैंने एक ड्रीम देखा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो रियल था कि ड्रीम था, पर वहाँ पर मैं बिल्कुल योंगजुन जैसे दिखने वाले लड़के से मिली थी जिसका नेम सिहान था। वो उसकी सारी बातें सुनी जा रहा होता तो वो कहने लगती है कि तुम मुझे पागल समझ रहे होगे ना कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हें नींद नहीं आती, तो इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा। इसी बात के बाद हान भी अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है। तो डॉक्टर उसे पूछने लगता है कि तुम काफी टाइम से मेडिसिन खा रही हो ना, तो तुम्हें क्या नींद आना स्टार्ट हुई या नहीं। तो वो डॉक्टर को बताती है कि जब भी मैं मेडिसिन खाती हूँ मुझे 1-8 घंटे के लिए नींद आ जाती है, पर उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। और डॉक्टर को भी अपने उस ड्रीम के बारे में बताती। तो डॉक्टर कहने लगता है कि क्या तुम अपने उस ड्रीम में अपने बॉयफ्रेंड को देखती हो। तो वह कहने लगती है कि हाँ। तो उसे डॉक्टर बताता है कि इस हालत में ऐसा होता है, आप कभी कभी वो चीजें देखते हो जो आप इमेजिन कर रहे होते क्योंकि आपको नींद तो आ नहीं रही होती। अब वहाँ से चेकअप करवाने के बाद जब हान जा रही होती है तो उसे कॉल आती है। वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि मिंजू के अंकल की तरफ से होती है, क्योंकि वो वापस अपनी शॉप में आ गए थे। अब हान जब उन्हें मिलने के लिए जाती है तो वो पूछने लगते हैं कि तुमने तो काफी टाइम मेरा यहाँ पर वेट किया, सॉरी मैं यहाँ पर नहीं था। तो हान उन्हें कहने लगती है कि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर आप मुझे पागल समझेंगे। और वो उन्हें बता देते हैं कि मैं ड्रीम में आपकी भतीजी मिंजू थी। कितनी अजीब बात है ना। तो उसके अंकल कहने लगते हैं कि क्या तुम सच बोल रही हो कि तुम मेरी भतीजी मिंजू थी। तो वो कहती है कि हाँ। जिस पर मिंजू के अंकल बताने लगते हैं कि मैंने भी तुम्हें एक बात बतानी है। जब मिंजू हुआ करती थी तब वो अक्सर ये कहा करती थी कि मैं हानजुन हूँ, मिंजू नहीं। और मुझे उस बात पर यकीन नहीं था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे उसकी ये बात याद आ गई और मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता था, पर तुम वहाँ से चली गई। अगर तुम वापस आती तो मैंने तुम्हें ये देना था। ये कहकर उसे मिंजू की एक चीज दे देते हैं। अब हान घर पर वापस आने के बाद उसे ओपन करके देखती है जो मिंजू के अंकल ने दी थी। वो कोई और चीज नहीं बल्कि मिंजू की वही वाली डायरी थी जिसमें वो हर चीज लिखा करती थी। जैसे वो ओपन करके देखती है तो उसमें वही बातें लिखी होती है जो वो मिंजू के टाइम पर लिख कर आई थी। ये देखकर तो उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि क्या ये वही बातें जो मैं लिख कर आई थी। और वैसे जब आगे पेज करती है तो वहाँ पर लिखा होता है कि 1998 योंगजुन, जबकि उसे वहाँ पर सिहोन नाम लिखना चाहिए था। अब ये नाम पढ़ने के बाद तो वो और भी कंफ्यूज हो जाती क्योंकि ये उसने नहीं लिखा था बल्कि रियल वाली मिंजू ने लिखा था। वो तो क्यूरियस होने लगती कि वहाँ पर क्या तब योंगजुन नाम का लड़का था जब मिंजू उससे मिली। इसका मतलब मुझे भी वापस 1998 में जाना चाहिए। पर मैं वहाँ पर कैसे गई थी इस बात को याद कर रही होती तो उसे याद आ जाता है कि मैं टेप पर सॉन्ग सुन रही थी। उसी टेप को वापस से ढूंढकर सॉन्ग सुनने लगती है और जब सच में सो जाती है तो वो वापस से मिंजू की बॉडी में उठती है। और ये वही सीन होता है जब मिंजू सॉन्ग सुन रही थी। उसके अंकल ने आकर सॉन्ग को बंद कर दिया था और वो कहने लगती है कि मैं सॉन्ग सुन रही थी, जबकि उसके अंकल कहते हैं कि तुम बेटा सॉन्ग नहीं सुन रही थी बल्कि सोई हुई थी। ये बात सुनने के बाद मिंजू कहने लगती कि मतलब मैं वापस आ गई हूँ, ये ड्रीम नहीं था। क्या अंकल पुलिस वाले आए थे? तो वो कहने लगती कि नहीं कोई पुलिस वाला नहीं आया। इतने में सच में वही इन्वेस्टिगेशन वाले आ जाते हैं और उन्हें भी मिंजू कहने लगती कि क्या आप मुझे हेयरिंग डिवाइस दिखाने के लिए आए हो ना जो आपको मेरे हमले वाली जगह पर मिली है। ये बात सुनकर वो कहने लगते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं वो दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। पर मिंजू तो अपने ख्यालों में होती है कि क्या मतलब वो टिप सच में काम करती है। इन्हीं बातों को सोचते हुए अपने अंकल से ये कहकर चली जाती है कि मैं अभी
बाहर से आती हूँ और स्कूल की तरफ भाग रही होती है। तभी उसको योंजुन के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है जब दोनों में आपस में एक टाइम ट्रेवल वाली बात हुई थी, क्योंकि वो एक टाइम ट्रेवल की मूवी देख रहे थे। हान उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें टाइम ट्रेवल करने का मौका मिला तो तुम कहाँ पर जाओगे, फ्यूचर में या पास्ट में। तो वो कहने लगते कि मुझे अपना फ्यूचर देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और हाँ अगर मैं पास्ट में गया तो तुमसे पहले वाला टाइम में जाऊंगा, तब जाकर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक लड़का आएगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। यही सब बातें सोचते हुए मिंजू बस भागते हुए स्कूल की तरफ जा रही होती है। जब स्कूल पहुंच जाती है तो क्लास में भी उसे सिहोन नहीं नजर आता, इसलिए वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है और उसे आगे का टाइम याद आता है कि जब योंजुन ने उसे यही वाला क्वेश्चन किया था तो उसने योंजुन से एक ही बात बोली थी कि अगर मैं अपने पास में जाती हूँ और अगर तुम मुझे नहीं मिले होगे तो मैं तुम्हें जाकर यही बताऊंगी कि तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की आएगी जिसको तुम कभी भी नहीं छोड़ पाओगे। अब इन्हीं बातों को सोचते हुए वो सिहोन के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर सिहोन लाइब्रेरी में एक बुक देख रहा होता है। अब जब वो सिहोन को देख रही होती है तो उसे देखते हुए मिंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर सिहोन उसे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वह कहने लगती है कि नहीं मैं तो नहीं रो रही। तो वह कहते हैं कि अच्छा चलो तुम अच्छे टाइम पर आई हो, मुझे इस बुक को देखकर बताओगे कौन सी वाली आइडिया ज्यादा प्यारी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वाली को क्यूट बोलूं, क्योंकि सभी बहुत क्यूट हैं। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद मिंजू कहने लगती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से क्यों ढूंढते हो। तो वह कहता है कि हाँ। ये बात सुनकर तो मिंजू को बहुत अजीब लगता है, कहने लगती है कि मैं इस लड़की को कैसे पसंद कर सकती हूँ। यही बात कहते हुए वहाँ से जा रही होती है तो सिहोन भी उसके पीछे आता है, पर सिहोन की वो एक भी बात नहीं सुनती। सिहोन को भी समझ नहीं आता कि इसको क्या हो गया है। अब वापस आने के बाद मिंजू जल्दी से अपनी डायरी को पकड़ती है। उस डायरी को ओपन करने पर उसे पता लगता है कि वो बातें तो लिखी हुई नहीं है। क्या मतलब वो बातें गायब हो गई। तो इसका मतलब मिंजू अभी तक योंजुन से नहीं मिली। इन्हीं सारी बातों को सोचे होते उसके अंकल उसके पास आते, उसको बुला रहे होते हैं, पर वो तो अपने अंकल की तरफ भी नहीं देख रहे होते बल्कि अपने ही ख्यालों में होती है। और फिर सोचती है कि नहीं ये 1998 है, इसका मतलब योंजुन अभी छोटा, और छोटा कितने साल का होगा, 11 साल का। मैं 11 साल के बच्चों को यहाँ पर कहाँ ढूंढती रहूंगी। अगर यहाँ पर योंजुन है ही नहीं तो मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ। इसी बातों की उसे समझ नहीं आ रही होती, अंकल भी उसे बुला रहे होते हैं। तो वह कहने लगती है कि मैं टाइम ट्रेवल करके 2023 से 1998 में कैसे आगे क्यों आई, मेरी वजह क्या है यहाँ आने की। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद उसके अंकल कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें अकेले रहने की जरूरत है, तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। अभी तो सिहोन दिखाया जाता है जो अपनी डिलीवरी करने के बाद वापस आ जाता है इंग्यो की ग्रैंडमा की शॉप में, और इंग्यो की ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है और देखो मैं तुम्हें डिलीवरी करवा रही हूँ। तो वो कहने लगता है कि ग्रैंडमा ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं हमेशा पेपर आने से पहले पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं। अब ग्रैंडमा की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, उनके घुटनों में काफी दर्द हो रहा था। ये देखकर इंग्यो कहने लगता है कि दादी आप घर पर चले जाएं, मैं यहाँ पर शॉप संभाल लूंगा। तो वो ये सुनते साथ ही कहने लगती है कि चलो ठीक है तुम लोग शॉप संभाल लेना, मैं घर जाकर थोड़ा सो जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जब चली जाते हैं तो सिहोन एंग्यो को बताता है कि मैंने मिंजू को रोते हुए देखा था, और जब मैंने उसे पूछा तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्यों ना हम दोनों से पूछने के लिए चले। एंग्यो कहने लगता है कि मैं अकेला नहीं जा सकता, तुम ना जाओ। तो वह कहता है कि मैं क्यों ना जाऊँ। ये बात सुनकर एंग्यो कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गए हो। तो वह कहने लगता है कि तुमने तो बोला था कि मुझे उसकी केयर करनी चाहिए। एंग्यो से कहने लगता है कि अब इस चीज की जरूरत नहीं है, तुमने बोला था ना कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, पर अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बता दिया है। सिहोन का तो ये बात सुनने के बाद मुंह तर जाता पूछने लगता है कि उसने आगे से क्या बोला। तो एंग्यो से बताता है कि मैंने उसे आगे बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझ पर तरस खाकर मुझे एक चांस दे, बल्कि उसे सोचने का टाइम चाहिए होगा, वो सोचकर मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी आंस का वेट करूंगा। अब एंग्यो मिंजू को लेने के लिए शॉप में पहुंच जाता है जब वो ऑफ कर रही थी। मिंजू से देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, क्यों ना मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूं। तो जब मिंजू उसके साथ घर की तरफ जा रही होती तो वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे साथ आज कुछ हुआ है। तो वो कहने लगती है कि नहीं। तो एंग्यो कहता है कि अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बातें बता सकती हो, पर मिंजू कहती है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इधर सिहान दिखाया जाता है जो बास्केटबॉल खेल रहा होता है गुस्से में, क्योंकि उसे अभी तक एंग्यो की बातें याद आ रही होती जिसमें उसने बोला था कि तुम्हें अब उसकी केयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं उसकी केयर कर लूंगा और इतनी केयर करूंगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। ये बातें सोच सोच के सिहान कहने लगता है कि वो इतना भोला सा मुंह बना लेता है कि बंदा उसको ना भी नहीं कर सकता, और पता नहीं मुझे उस लड़की की फिक्र क्यों हो रही है और मैं उसके बारे में क्यों सोचता रहता हूँ। इधर मिंजू जो वापस घर पर पहुंच गई थी बस सोचने लगती है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे वापस जाना चाहिए, पर फिर उसे याद आता है कि मुझे तो पता ही नहीं मैंने कैसे वापस जाना है। सिहोन दिखाया जाता है जो क्लास में आता है, पर वहाँ पर उसे मिंजू बैठी नजर नहीं आती। ये देखकर वो अपनी क्लास वाले उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि मिंजू क्यों नहीं आई। तो वो बताने लगती है कि हमें नहीं पता। सिहान जब पूछा होता तो उसको पीछे से इंग्यो भी सुन लेता है कि किस तरह ये मिंजू के बारे में पूछ रहा है। और इधर घर पर मिंजू दिखाई जाती है जो म्यूजिक लगाकर सोई होती है कानों में, उसकी मॉम उसको उठाने के लिए आती है। ये देखकर मिंजू तो परेशान से हो जाती क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो अपने फ्यूचर में वापस से चली जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम स्कूल से छुट्टी करके बैठी हुई हो। तो वो अपनी मॉम से कहने लगती है कि आपको स्कूल की पढ़ी है पर मुझे तो इतना इंपॉर्टेंट काम है। ये कहकर वो दोबारा से उसी टेप को सुनने लगती है। ये देखकर उसकी मॉम तो कहने लगती है कि तुम पागल
पागल हो गई हो, हर टाइम सॉन्ग को सुनती रहते हो, क्या ये टाइम है सॉन्ग सुनने का? एक तो तुम स्कूल भी नहीं गई, तुम्हारी मिस की मुझे कॉल भी आई थी। अब अपनी मॉम की बातों से तंग आकर मिंजू कहने लगते है क्या मॉम बस कर दे, मुझे कुछ टाइम अकेले टाइम गुजारने दे। ये बातें मिंजू अपनी मॉम से काफी ऊंची आवाज में करती। ये बात सुनकर उसकी मॉम कहने लगती कि कभी भी मिंजू तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, तुम हमेशा मुझसे प्यार से बात करती हो, पर अब तुम्हें क्या हो गया है? मिंजू कहने लगती है कि वो मॉम मैं सोई ठीक से नहीं हूँ ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अभी मैं ठीक से सो जाऊंगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, आपकी पुरानी वाली मिंजू आपके पास आ जाएगी। ये कहकर अपनी मॉम को अपने रूम से बाहर भेज देती है। अब सिहोन और इंक्यू दिखाए जाते जो दोनों साथ में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, पर इंक्यू से एक भी बॉल पास नहीं कर रहा होता है। ये देखकर सिहोन उसे बार बार कह रहा होता है कि इंक्यू मुझे बोल दो, बट वो तो उसे फुल इग्नोर कर रहा था। अब ये बात सिहोन को भी समझ आ गई थी, वो भी उसके साथ वैसे ही करने लगता जैसा इंक्यू उसके साथ करा, तो उसके सामने से उसके हाथ से बॉल ले लेता है और बाद में उसे बॉल भी नहीं दे रहा होता। अब जब अपनी बार इंक्यू के साथ होता है तो वो तो सिहोन पर गुस्सा करने लगता है। सिहोन कहने लगता है कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। इसी बात को लेकर दोनों में आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाकी जो वहाँ पर उनकी टीम होती है वो उन दोनों को रोकने लगती है लड़ने से। अब ये दोनों तो लड़ाई से रुक जाते हैं। उनकी क्लास का जब टाइम होता है तो सिहोन अभी भी मिंजू के बारे में सोच रहा था और क्लास एंड होने के फौरन बाद क्लास से निकल आता है। ये देखकर इंक्यू भी उसके पीछे आता है, पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम मिंजू के पास जा रहे हो? तो वो कहने लगता है कि अगर पता है तो पूछ क्यों रहे हो। इंक्यू कहने लगता है कि तुम क्यों जा रहे हो? तो वो कहने लगता है कि तुम्हें इससे मतलब, तुमने तो एक लड़की के पीछे अपने दोस्त को छोड़ दिया है ना। ये बातें कहकर जैसे सिहोन वहाँ से जाने लगता है तो इंक्यू भी उसके पीछे जाने लगता है, पर इतने में इन्वेस्टिगेशन वाले उसको आवाज देते हैं कि मेरी बात सुनो। इधर घर पर मिंजू दिखाई जाती है जो काफी ट्राई कर रही होती है अपने टाइम में वापस जाने के लिए, पर कोई भी उसका तरीका काम नहीं आ रहा होता। इस चीज से वो काफी तंग आ चुकी थी और उसे इतनी नींद भी आ रही होती, इसलिए वो सोचते कि थोड़ा टाइम के लिए नैप लेती हूँ, उसके बाद उठकर दोबारा से ट्राई करूंगी। जब सोने के लिए लेटती है तो फिर से विंडो से शोर आ रहा होता है। ये देखकर जल्दी से विंडो ओपन करती है, पर पता लगता है कि सिहोन उसको बुला रहा था बाहर। अब सिहोन को देखकर वो सिहोन के पास जाते, सिहोन भी उसको उसके घर से काफी दूर लेकर जा रहा होता है, जबकि मिंजू से कहने लगती कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, मुझे इतनी नींद आ रही थी। सिहोन कहने लगता है कि मैंने तुमसे एक बात करनी इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम चल लोगी तो क्या हो जाएगा, बोलना बंद करो। ये कहकर मिंजू को अपने साथ ले आता है, जहाँ पर दोनों आकर बैठते हैं। वहाँ बैठकर सिहोन उसे कहता है कि तुम उस दिन रो क्यों रही थी। अब ये बात सुनकर मिंजू कहने लगती है कि इतनी दूर मुझे तुम ये बात पूछने के लिए लेकर आए थे, तो मेरे घर पर भी तो ये बात पूछ सकते थे ना। पर सिहोन कहने लगता है कि तुम थोड़ा टाइम के लिए चुप तो करो, मैंने तुमसे कोई और भी बात करनी है, मुझे बात करने का मौका तो दो। तो मिंजू चुप हो जाते हो, कहने लगते है कि हाँ बोलो। तो उसे कहने लगता है कि हमारी दोस्ती इंक्यू की वजह से हुई और वो तुम्हें लाइक भी करता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड मानूंगा और पहले की तरह हमेशा हम फ्रेंड की तरह रहेंगे और कोई भी बात नहीं होगी हमें। यह भी सारी बातें कर ही रहा होता है तो जैसे मिंजू की तरफ देखता है तो पता लगता है कि मिंजू तो सो गई थी। अब उसे सोए हुए देखकर कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब मैं अपने दिल की सारी बात कर सकता हूँ क्योंकि तुम तो सोई हुई हो। तो वो भी उसके पास लेटकर उसके साथ बातें कर रहा होता है। फिर मिंजू को जब देखने लगता है तो उसे देखते हुए बताता है कि जब भी तुम मेरे सामने रोती हो मेरे दिल को पता नहीं क्या होता है, मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी जिंदगी में कभी ऐसे रो जैसे तुम अक्सर रो लेती हो। ये बातें करते हुए उसके बालों को हाथ भी लगाता है। अब मिंजू की जब आंख खुलती है तो वो देखते है कि सिहोन उसके सामने सोया हुआ था। सिहोन को देखकर मिंजू भी उसे देखने लगती है और कहने लगती है कि तुम बिल्कुल योंजुन के जैसे लगते हो, पर मुझे पता है कि तुम योंजुन नहीं हो। इन्हीं बातों को सोचते हुए उसके फेस की तरफ जब हाथ लेकर जाती है तो सिहोन भी आंखें खोल लेता है। अब जैसे ही मिंजू को अपने इतने क्लोज देखकर दोनों एक दूसरे से काफी नर्वस हो गए थे और उठकर बैठ गए थे। फिर से मिंजू से पूछने लगते कि तुमने मुझसे क्या बात करनी थी। सिहोन कहने लगता है कि इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, अभी तुम्हें घर चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। ये कहकर वो घर की तरफ जाने लगता है मिंजू को लेकर। इधर हमें इंक्यू दिखाया जाता है जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया होता है। उससे पूछा जा रहा होता है कि जहाँ पर मिंजू पर हमला हुआ वहीं पर तुम्हारा ये हेयरिंग डिवाइस में मिला और पता लगवाने पर पता लगा कि ये तुम्हारा है, क्या तुम बता सकते हो कि ये वहाँ तक कैसे पहुँचा। इंक्यू कहने लगता है कि ये मैंने नहीं पहुँचाया, बल्कि कुछ दिन पहले ये मुझसे खो गया था, मैंने ये दादी को भी बताया था। दादी उससे कहने लगती है कि जो भी सच है बेटा बता दो। तो वो उसे पूछने लगते कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मिंजू का पीछा क्यों किया, तो उसके घर तक क्यों गए थे। इंक्यू तो ये बात सुनकर चुप हो जाता है, कहने लगता है कि ये बात मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं क्यों गया था, जबकि उसकी दादी कह रही होती कि बेटा बता दो जो भी बात है। इंक्यू कहता है कि ये मेरा प्राइवेट मैटर है तो इसलिए मैं ये बात नहीं बता सकता। और हमें सिहोन दिखाया जाता है जो वापस घर आने के बाद भी मिंजू के बारे में सोच रहा होता है। मिंजू भी इधर सिहोन के बारे में सोच रहे होते कि सिहोन बिल्कुल मुझे वैसे क्यों देख रहा था जैसे योंजुन मुझे देखा करता था। और फिर से उठकर बैठ जाते हो, कहने लगते कि मुझे ये बातें सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर क्यों और क्या कर रही हूँ, बल्कि ये सोचने की जरूरत है कि मैं 2023 में कैसे वापस जाऊंगी। फिर उसको बातें याद आने लगती जो उसने मिंजू के अंकल के साथ की थी और मिंजू के बारे में पूछते हैं कि लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो आपने बोला था कि मिंजू की डेथ हो गई थी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिंजू की डेथ किस दिन हुई थी और किस वजह से। तो वो बताते हैं कि 13 अक्टूबर 1998 में मिंजू की डेथ हो गई थी, वो भी एक मर्डर था। अब इस बात को याद करने के बाद मिंजू मतलब हार्वी कैलेंडर लेकर बैठ जाती है, देखने लगती है कि मिंजू की डेथ कब हुई थी। तो पता लगता है कि मिंजू की डेथ को 3 मंथ्स रह गए हैं, तो इसका मतलब मुझे पहले कुछ करना होगा, ये ना हो कि मिंजू की बॉडी में रहने की वजह से मेरी भी डेथ हो जाए। इन्हीं बातों को सोचते हुए अपने भाई के
कंप्यूटर पे पहुंच जाती है। वहाँ पर जाकर उसे चला रही होती है तो इतने में उसके अंकल भी आ जाते हैं जो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर मिंजू को तो वैसे कंप्यूटर पे गुस्सा आ रहा था जो चलती भी नहीं चल रहा था, इतना स्लो था। उसका भाई कहने लगता है कि गुस्सा करके क्या करोगी, ये फिर भी उतनी स्पीड से चलेगा और कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। तो मिंजू भी अपने भाई की तरफ गुस्से से देखने लगती है क्योंकि उसके अंकल ने बात की थी कि तुम कोई पढ़ाई तो नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि तुम इतने दिन से स्कूल भी नहीं जा रही हो और जब जाती हो तब भी इतनी छुट्टियां करती हो। तो उसका भाई कहने लगता है कि क्या पता, जैसा आजकल इसका दिमाग चल रहा है ये कुछ भी कर सकती है। तो इस बात के बाद मिंजू भी उठकर उसके पास जाती है और उसको पैसे देकर आइसक्रीम लेने के लिए वहाँ से भेज देती है। अपने भाई को वहाँ से भेजने के बाद अपने अंकल से कहने लगते हैं कि आपको वैसे भी इन बातों के बारे में बाद में पता लग ही जाना है, इसलिए मैं ये बात आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तब मैं आपकी भतीजी मिंजू नहीं थी बल्कि हांजुन थी। मुझे पता है कि आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा। तो उसके अंकल कहने लगते हैं कि तुम कह रही हो कि तुम मिंजू नहीं हो बल्कि हांजुन हो। तो मिंजू कहने लगती है कि हाँ हाँ अब बिल्कुल सही समझे, मैं हांजुन और मिंजू नहीं हूँ। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं कैसे फ्यूचर में वापस जाऊँ 2023 में जहाँ से मैं आई हूँ। ये बात सुनने के बाद उसके अंकल कहने लगते हैं कि मेरे पास एक तरीका है। मिंजू तो खुश हो जाती है कि कहीं वापस भेजने का तरीका है, पर उसके अंकल कहने लगते हैं कि चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में। पर मिंजू तो उनसे लड़कर अपने रूम में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने उन्हें सारी बात बता दी पर उन्हें फिर भी मुझ पे यकीन क्यों नहीं आ रहा। फिर खुद ही कहने लगते हैं कि उन्हें मुझ पे यकीन कैसे आए, ये बात ही इतनी अजीब है। अब इधर सिहोन दिखाया जाता है जो बस से जा तो रहा होता है पर अभी भी उसे मिंजू याद आ रही होती है। पर फिर उसे जब इंग्यो की बात याद आती है कि तुम मिंजू से दूर रहो तो ये सोचकर वह कहने लगता है कि मुझे अपनी दोस्त की बात को मानना होगा, उसकी फीलिंग्स को समझना होगा, इसलिए मुझे मिंजू से दूर रहना होगा। पर फिर से उसे मिंजू की याद आने लगती है तो बस में इतना ऊंची बोल देता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं क्या करूँ। इधर हमें इंग्यो क्लास में दिखाया जाता है जो अभी क्लास में एंटर ही होता है तो बाकी क्लास फेलोज उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था ना, तुमने मिंजू को मारने की हरकत की थी ना, क्योंकि मिंजू ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया इसलिए तुम ये बात सह नहीं पाए। ये अभी बातें कर ही रहे होते तो इतने में वहाँ पर सिहोन आ जाता है जो इसे देखकर कहने लगता है कि मैंने तुमसे बोला था ना इंग्यो से दूर रहना। तो वह कहने लगता है कि मैं क्यों इससे दूर रहूं, अब तो इस पर मर्डर का इल्जाम भी लग चुका है क्योंकि इसे पुलिस ने बुलवाया था, इसके खिलाफ तो उनके पास सबूत भी है। सिहोन को तो इस बात का कुछ भी नहीं पता था। वो कहने लगता है कि इंग्यो क्या ये बात सच है। वो तो आगे से कुछ भी नहीं बोलता बल्कि वही बोलने लगते हैं कि लगता है तुम दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती नहीं रही जैसे पहले दोस्त थे, इसीलिए तो उसने ये बात तुम्हें नहीं बताई। क्या पता उसने ये इल्जाम अपने पर तुम्हारी वजह से लिया हो, हर टाइम तो तुम्हारा गुलाम बनकर रहता है। ये सिहोन को बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो तो उसे मारने लग जाता है कि तुमने ये बात बोली तो बोली कैसे, कौन मेरा गुलाम है, कोई मेरा गुलाम नहीं। पर इतने में क्लास में सर आ जाते जो इन दोनों को आपस में फाइट करते देखकर कहने लगते हैं कि तुम दोनों ने रुकना है या नहीं रुकना। जैसे दोनों रुकते हैं तो सर बताते हैं कि इंग्यो तुम्हें वापस से बुलाया गया है। ये बात सुनकर इंग्यो भी वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।